Hello everyone, hope you are doing very well. I am C Krupanathi, starting with the revision series for costing. और ये हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पूरा ही थियरी का चैप्टर है, राइट। मैंने इससे पहले आपको कॉस्टिंग की पूरी पेपर पैटर्न समझाई थी, राइट। अगर आपने वो नहीं देखी अब तक तो वो ऊपर लिंक है, तो वो आप क्लिक करके देख सकते हैं, राइट। उस पेपर पैटर्न के हिसाब से हमने समझा था कि थियरी भी काफी इंपॉर्टेंट रहती है। 20 मार्क्स की थियरी तो पूछते ही है, राइट। उससे भी ज्यादा कई बार आ जाती है। और वो थियरी है वो काफी सिंपल रहती है, फटाफट आप लिख सकते हैं। वो मतलब 20-25 मिनट में आप पूरे ही 20 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, कई बार तो बहुत लिखना भी नहीं होता है, राइट। और जनरली सीए के कोई भी पेपर में आप अगर सही लिखा है ना, तो टू द पॉइंट लिखा है, सही लिखा है, तो आपको मार्क्स पूरे ही देते हैं, राइट। और वो लेंथ भी नहीं होता, कई बार 4-5 लाइन लिखो 5 मार्क्स मिल जाते हैं, राइट। इतने सिंपल क्वेश्चन भी पूछते हैं। कई में तो सिर्फ आपको नाम वगैरह लिखना होता है। और जैसे हम चैप्टर ये रिवीजन करेंगे तो आपको बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको पता चलेगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, राइट। तो ये स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में से जनरली 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन या फिर 1 क्वेश्चन पूछते हैं। जनरली 2 होते हैं, कई बार 1 क्वेश्चन ही पूछते हैं, राइट। और जनरली क्वेश्चन 6 के अंदर पूछते हैं। क्वेश्चन 6 पूरा ही थियरी का क्वेश्चन रहता है, उसमें पूछे जाते हैं, राइट। इसमें 5 मार्क्स का तो क्वेश्चन आएगा ही। चैप्टर 1 में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो हर बार पूछा ही है, राइट। तो पूरे चांसेस है, राइट, कि नवंबर 23 के पेपर में भी आएगा, राइट। कई बार 2 क्वेश्चन भी आ जाता है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थियरी टू द पॉइंट होगी, तो आपको क्वेश्चन मतलब जो भी टॉपिक है वो अच्छे से समझोगे और टू द पॉइंट आंसर लिखोगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन मीनिंग एंड डेफिनेशन है, वे नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। बहुत ही कम चांस के है कि इसमें से कुछ पूछेंगे, बट हम फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आपको थोड़ा सा याद आ जाए अगर पढ़ा है तो, बाकी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार समझ में तो आ ही जाएगा। चलिए कॉस्ट, राइट। कॉस्ट जो भी है, राइट, हम क्या खर्चा करते हैं, एक्सपेंस है, उसे ही कॉस्ट कंसिडर किया जाता है। उसे एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब समझा है। कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स गिवन अप इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स और सर्विसेज। जो भी रिसोर्सेज हमने दिए हैं, राइट, कुछ गुड्स या सर्विसेज के सामने, उसे कॉस्ट कहेंगे। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ नाउन एज वेल एज वर्ब। नाउन इट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट of expenditure, actual or notional, incurred on or attributable to a specified article, product or activity. Amount of expenditure है actual या फिर notional। notional मतलब actual में कोई expenditure नहीं हुआ है, बट कोई भी ऑप्शन छोड़ दिया हमने, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, notional कॉस्ट है, वो भी कॉस्ट के अंदर कवर अप होता है। वो क्या है वो इन डिटेल हम समझेंगे। आपने थोड़ा सा तो पहले समझा ही होगा, इकोनॉमिक्स वगैरह में भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह आते ही है, राइट। तो जो अपॉर्चुनिटी या फिर नॉशनल कॉस्ट है, उसे भी कॉस्ट के अंदर कवर अप करता है। वो इनकर्ड हुआ है या फिर एट्रीब्यूटेबल है किसी भी स्पेसिफाइड आर्टिकल, प्रोडक्ट या फिर एक्टिविटी को, राइट। तो उसे कॉस्ट कह सकते हैं। एज अ वर्ब इट कैन बी एज एन एक्शन टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ स्पेसिफाइड थिंग और एक्टिविटी। किसी भी थिंग, एक्टिविटी का अगर कितना कॉस्ट हुआ है वो असर्टेन करने की जो एक्टिविटी है, उसे भी कॉस्ट कंसिडर कर सकते हैं। इसीलिए कॉस्टिंग वगैरह जो कवर अप होता है एज अ वर्ब हम यूज कर सकते हैं। Costing is defined as technique and process of ascertaining cost. Technique and process of ascertaining cost मतलब जो हम पूरे ही जो चैप्टर्स, मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड्स है, राइट, फिर कॉस्ट शीट बनाना, वो सारी चीजें क्या है, कॉस्टिंग है। क्योंकि हम ascertain करते हैं कि कितना कॉस्ट हुआ है, राइट। तो उसकी जो टेक्निक या प्रोसेस है उसे कॉस्टिंग कहेंगे, राइट। फिर यहाँ पर सीमा की डेफिनेशन है, वो ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग, the process of accounting for cost which begins with the recording of income and expenditure of the basis on which they are calculated and ends with the preparation of periodical statements and reports for ascertaining and controlling costs. जो भी कॉस्ट हुआ है, राइट, उसके लिए हम मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होगा, हम इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे, राइट, और उसके बेसिस पर हम पीरियोडिकल रिपोर्ट्स भी प्रिपेयर करेंगे। तो वो पूरा ही क्या हो जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग। Cost accountancy, the application of costing and cost accounting principles, methods and techniques to the science, art and practice of cost control and the ascertainment of profitability. It includes the presentation of information derived therefrom for the purpose of managerial decision making. Cost accountancy क्या है, जो costing और cost accounting के जो principles हैं उन सभी को मिलाकर हम साइंस, आर्ट्स और प्रैक्टिस में cost control वगैरह कर सके, राइट। वो सारी चीजें कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर कवर अप होती है, राइट। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी इज वाइडर ब्रॉडर टर्म देन कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट। उसके बेसिस पर मैनेजरियल डिसीजंस वगैरह ले सकेंगे,
Management accounting is the application of the principles of accounting and financial management to create, protect, preserve and increase value for the stakeholders for profit and not for profit enterprises in the public and private sectors. जो अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उनके जो सारे प्रिंसिपल्स है उन सभी को मिलाकर राइट कुछ वैल्यू एडिशन करना, राइट उनकी जो वैल्यूज है उनको प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, इंक्रीज करना, राइट जो स्टेक होल्डर्स है उन सभी के लिए। तो वो चीज क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट कुछ डिसीजन ऐसे लेने, वैल्यू एडिशन करना, वो सारी चीजें कवर अप हो गई। तो हम यहाँ पर जो पूरा ही हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हम कॉस्ट असर्टेन करेंगे और कुछ मैनेजमेंट थ्रू डिसीजन मेकिंग थ्रू हम उसमें स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू भी क्रिएट करेंगे, राइट वो सारी चीजें कवर अप होगी। Management accounting is an integral part of management function. It assists management by provision of relevant information for planning, organizing, controlling decision making, etc. Right? Cost management, it is an application of management accounting concepts, method of collection, analysis and presentation of data to provide the information needed to plan, monitor and control cost. कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होगा? जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स वगैरह है वो सारी चीजें कवर अप करेंगे, एनालिसिस वगैरह करेंगे जिससे हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सके, प्लान कर सके, मॉनिटर कर सके। सिंपल। चल, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। 5 ऑब्जेक्टिव्स है कॉस्ट अकाउंटिंग के। फर्स्ट, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। हमें कॉस्ट कितना हुआ है वो असर्टेन करना है। आपने चैप्टर्स अगर पढ़े मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स वगैरह, तो उसमें हम वो जो कंपोनेंट है उसके कॉस्ट कितना हुआ है वो असर्टेन करते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव यही है। देन डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। कॉस्ट कितना हुआ है उस हिसाब से हमें सेलिंग प्राइस कितनी रखनी चाहिए और कितना प्रॉफिट हमें रखना है, राइट वो भी हम कॉस्ट अकाउंटिंग से डिसाइड कर पाएंगे। देन कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट को हो सके उतना कंट्रोल करना है, राइट जितना हमने सोचा है उसी के अंदर वो कॉस्ट होनी चाहिए, राइट जो आप बजटरी कंट्रोल है या फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वगैरह पढ़े हैं तो वो कॉस्ट कंट्रोल हो गया। देन कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट हो सके उतना हमें रिड्यूस करना है, राइट जितना उसमें इंप्रूवमेंट पॉसिबल है वो सारी चीजें हम कवर अप करेंगे। वैल्यू एडिशन, कुछ वैल्यू एडेड एक्टिविटीज वगैरह आइडेंटिफाई करेंगे और उसी को करेंगे। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को हम रिमूव कर देंगे, राइट तो वो सारी चीजें कॉस्ट रिडक्शन बन जाएगी, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। एंड फिफ्थ वन, असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। जो मैनेजरियल मार्जिनल कॉस्टिंग आपने समझा होगा तो उसमें डिसीजन मेकिंग का पोर्शन आता है। तो डिसीजन मेकिंग में क्या होगा कि क्या हमें ये प्रोडक्ट परचेस करनी चाहिए या नहीं, हमें इन हाउस प्रोसेस करना चाहिए या फिर आउटसोर्स करना चाहिए, कौन सी चीज हमें, कौन सा ऑर्डर हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, कौन सी प्राइस पर एक्सेप्ट करना चाहिए, वो सारे डिसीजन के लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग हमें हेल्प करेगा। तो 5 चीजें कवर अप होती है, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, determination of selling price and profitability, cost control, cost reduction and assisting management in decision making, right ये RTP नवंबर 23 में दिया गया है। मैं यहाँ पर RTP के जो क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है वो तो इसके साथ साथ हम रिवीजन में ही कवर अप करेंगे, जो मेजर या कुछ अलग क्वेश्चन होंगे उसके लिए हम अलग सेशन भी रखेंगे। चलिए उसका ऑब्जेक्टिव्स इन डिटेल समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, राइट इजी है, फटाफट याद भी रह जाएगा, बट हमें इन डिटेल सी आपको सीए में कभी भी सिर्फ हेड पॉइंट्स के मार्क्स नहीं मिलते, अंदर क्या लिखा है उसके भी मार्क्स होते हैं, तो अंदर भी आपको अच्छे से लिखना है, इसीलिए हम यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं जो अंदर लिखा हुआ है वो, राइट चलिए ascertainment of cost, the main objective of cost accounting is accumulation and ascertainment of cost. Costs are accumulated, assigned and ascertained for each cost object. This cost object may be unit, job, operation, process, department or service. हम पहले तो कॉस्ट पूरा ही एक्यूमुलेट करते हैं, असाइन करते हैं, असर्टेन करते हैं कि कितना हुआ है, राइट एक एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए। वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट एक एक यूनिट का कॉस्ट कितना हुआ, एक जॉब का कॉस्ट कितना हुआ, एक प्रोसेस का कॉस्ट, वो सारी चीजें हम कवर अप कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट तो असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट इज वन ऑफ द बेसिक एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। Determination of selling price and profitability. The cost accounting system helps in determination of selling price and thus profitability of cost object. So in a competitive business environment, selling prices are determined by external factors, but cost accounting system provides basis for price fixation and rate negotiation.
कॉस्ट अकाउंटिंग से भी हमें हेल्प होगा सेलिंग प्राइस और प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड करने में। जनरली सेलिंग प्राइस है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के हिसाब से हो सकता है, लाइक कॉम्पिटिटर्स की प्राइस क्या है, इंडस्ट्री का कोई स्टैंडर्डाइजेशन या फिर पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो उसे कंसिडर करना रहेगा। बट कॉस्ट अकाउंटिंग हमें हेल्प करेगा प्राइस नेगोशिएशन, रेट नेगोशिएशन, प्राइस फिक्सेशन में। कई बार कॉस्ट है हमारी, उस हिसाब से हमें कितना प्रॉफिट चाहिए वो डिसाइड करके भी हम सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। बट एक्सटर्नल फैक्टर्स तो मैटर करेंगे ही, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ साथ हमें अपना भी देखना रहेगा ना, किस तरह से प्रॉफिट हो रहा है। कई बार हो सकता है कि जो कॉम्पिटिटर की प्राइस है वो काफी हाई है, बट हमारे कॉस्ट कम हो रही है, तो हम लेसर सेलिंग प्राइस पर भी सेल कर सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, मार्केट पेनिट्रेट होगा और हमारा जो प्रोडक्ट का सेल है वो ज्यादा हो सकता है, राइट। तो वो स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। उसके लिए हमें सर्टेन कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प कर सकता है कि सेलिंग प्राइस या प्रॉफिटेबिलिटी कितनी रखनी। देन कॉस्ट कंट्रोल। Maintaining discipline in expenditure is one of the main objectives of good cost accounting system. It ensures that expenditure are in consonance with predetermined set standards, and any variation from this set standard is noted and reported on continuous basis. हमें कोई एक स्टैंडर्ड सेट करना है और एक्चुअल में कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, और फिर उन दोनों को मैच करेंगे और उसमें कितना डिफरेंस वेरिएंस आ रहा है वो चेक करेंगे और उसके रीजंस फाइंड आउट करेंगे और ट्राई करेंगे कि वो वेरिएंस हो सके उतना मिनिमल हो और हम अपने स्टैंडर्ड को अचीव कर सके। वो कॉस्ट कंट्रोल होगा। कितना करना है वो पहले से हम डिसाइड करेंगे और उस गोल को अचीव करने के लिए ट्राई करेंगे। To exercise control over cost, following steps are followed. Determination of predetermined standard as or results. Standard cost or performance targets or a cost object or a cost center are set before initiation of production or service activity. These are desired cost or result that need to be achieved. जो हम सबसे पहले प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड क्या होगा या फिर रिजल्ट हमें क्या चाहिए वो डिसाइड करेंगे कि हमारा कॉस्ट कितना होना चाहिए। वो मटेरियल, लेबर, सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए हो सकता है, कॉस्ट सेंटर वाइज हो सकता है, वो किसी भी तरीके से डिसाइड करेंगे। पहले मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले ही डिसाइड किया जाएगा। तो सबसे पहला जो फेज होगा या फिर प्रोसेस का पार्ट होगा वो क्या होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड और रिजल्ट्स। आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा होगा तो उसमें हमने किया है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है और एक्चुअल कितना है और उसका वेरिएंस फाइंड किया है। तो वही प्रोसेस यहाँ पर एप्लीकेबल होगी। तो सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड क्या होगा वो सेट करना रहेगा। देन नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल कॉस्ट और रिजल्ट ऑफ द कॉस्ट ऑब्जेक्ट और कॉस्ट सेंटर इज मेजर्ड। Performance should be measured in the same manner in which the targets are set. That is, if the targets are set up operation wise, and then the actual cost should be collected and measured operation wise to have a common basis for comparison. हमने जिस तरह से स्टैंडर्ड सेट किया है उसी तरह से एक्चुअल परफॉर्मेंस भी हम मेजर करेंगे, तो ही फिर मैचिंग या फिर उसका डिफरेंस कैलकुलेट करना है वो पॉसिबल हो पाएगा। तो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस वुड बी द सेकंड फेज। Then comparison of actual performance with set standards or targets. The actual performance so measured is compared against the set standards and desired target. Any deviation, variance between the two is noted and reported to the appropriate person or authority. Then comparison करेंगे actual performance और जो standards है उन दोनों को, और उसमें से जो variances आ रहे हैं उसे हम चेक करेंगे और variances क्यों आ रहे हैं वो सब कुछ आगे करेंगे। Third, analysis of variance and action. The variances in results so noted is further analyzed to know the reasons for variance, and appropriate action is taken to ensure compliance in future. If necessary, the standards are further amended to take development into account. वो जो वेरिएंस आया वो वेरिएंस क्यों आया उसके लिए हम एनालिसिस करेंगे, रीजंस फाइंड आउट करेंगे और ट्राई करेंगे उसके लिए हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरह से वो वेरिएंस है वो मिनिमल कर सकते हैं, या हो सकता है कि हम अपने स्टैंडर्ड्स को भी चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये चार पार्ट प्रोसेस कर रहेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो बन सकता है एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर कॉस्ट। कॉस्ट कंट्रोल के लिए क्या स्टेप्स लेने रहेंगे, तो वो 4 स्टेप्स है। सबसे पहले डिटरमाइन करेंगे प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, हम डिटरमाइन करेंगे, राइट। देन हम मेजर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, देन कंपेयर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स को, और फिर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एंड एक्सेस, राइट। ये आपको
पूरा ही क्वेश्चन थियरी में पूछ सकते हैं कि कॉस्ट कंट्रोल के लिए क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगर आपने पढ़ा है तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी हम यही चीज करते हैं, उसमें हमें वेरिएंस फाइंड आउट करना होता है, हमें सीधा थर्ड पॉइंट में रहना होता है, राइट, कि हम कंपेयर करेंगे और एक्चुअल में कितना डिफरेंस वेरिएंसेस आए वो चेक करेंगे, और जो फोर्थ पॉइंट है वो फाइनल में कवर अप होता है जनरली, राइट। तो ये सारी चीजें कॉस्ट कंट्रोल के अंदर कवर अप होगी। Then cost reduction, it may be defined as the achievement of real and permanent reduction in the unit cost of goods manufactured or services rendered without impairing their suitability for the use intended or diminution in the quality of the product. Cost reduction है वो modern and better concept है than cost control. उसमें permanent reduction की कुछ ऐसी चीज करे कि जिससे improvement होगी और हमारा cost है वो reduce हो जाएगा, राइट, वो कॉस्ट रिडक्शन के अंदर कवर अप होता है। ये परमानेंट रिडक्शन के बारे में सोचा जाता है, बट हाँ वो क्वालिटी कभी भी डिटोरिएट होनी नहीं चाहिए, क्वालिटी एज इट इज रहनी चाहिए, और उस हिसाब से ऐसी कुछ चीजें करनी है जो सूटेबल हो और बेटर रिजल्ट दे सके, उसे कॉस्ट रिडक्शन कहा जाएगा। Cost reduction is an approach of management where cost of an objective is believed to have a scope of further reduction. No cost is termed as lowest and every possibility of cost reduction is explored. कभी भी हम ये नहीं मानेंगे कि हाँ बस ये कॉस्ट है वो सबसे लोएस्ट है, अब इससे कम तो हो ही नहीं सकता। हम देखेंगे कि इसमें भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, हो सके उतना हमें इंप्रूव करना रहेगा, एक्सप्लोर करते रहेंगे। टू डू कॉस्ट रिडक्शन द फॉलोइंग एक्शन इज टेकन। Each activity within an entity is segmented to analyze and identify value-added and non-value-added activities. हम देखेंगे कि कौन सी एक्टिविटीज है value-added है और non-value-added activities कौन सी है। value-added में से कुछ बेनिफिट मिल रहा है, non-value-added एक्टिविटी है वो non-beneficial to the organization है। All non-value-added activities are eliminated without affecting the essential characteristics of the product or process. जो necessary है वो चीजें हम करेंगे, बाकी non-value-added activities को हम रिमूव कर देंगे तो हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाएगा। Value chain analysis, a strategic tool developed by Michael Porter, is one of the method to do value analysis. Value chain analysis पूरी ही जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है उसमें कौन सी एक्टिविटीज है वो वैल्यू ऐड कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, कौन सी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है उसके बारे में एनालिसिस किया जाएगा। ये वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज और वैल्यू चेन एनालिसिस दोनों ही फाइनल में कवर अप होते हैं। अब सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल में चला गया है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, तो उसमें ये कवर अप होता है, वो इन डिटेल आएगा। Conducting continuous research and study to know the most optimal way to manufacture a product or render a service. Most optimal way हम find out करेंगे, रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे, जिससे हमें कॉस्ट रिडक्शन का बेनिफिट मिल पाए। The threefold assumptions involved in the definition of cost reduction may be summarized as under: there is a saving in unit cost. Unit cost जो एक यूनिट बनाने का जो कॉस्ट है उसे हम सेव करेंगे। Such saving is of permanent nature, वो परमानेंट नेचर का होना चाहिए। The utility and quality of the goods and services remain unaffected if not improved. अगर हम क्वालिटी या फिर जो उसकी यूटिलिटी है उसको हम अगर इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट वो एज इट इज रहनी चाहिए, राइट। रिडक्शन हम कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी रिड्यूस होगी, क्वालिटी एटलीस्ट एज इट इज रहनी चाहिए। अगर हम इंप्रूव कर सकते हैं तो बेस्ट, राइट, वो चीजें यहाँ पर कवर अप होगी। तो ये भी आपको एज ए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, राइट। कॉस्ट रिडक्शन के बारे में पूरा ही क्वेश्चन 5 मार्क्स का अलग से बन सकता है। उसके assumption सेविंग इन यूनिट कॉस्ट, परमानेंट नेचर और यूटिलिटी और क्वालिटी है वो रिमेन अनअफेक्टेड इफ नॉट इंप्रूव, राइट। ये चीजें ध्यान में रखनी हो। तो कॉस्ट रिडक्शन इज मॉडर्न एंड वाइडर और अच्छा कॉन्सेप्ट है देन कॉस्ट कंट्रोल, क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल में आपको कंट्रोल करना है कि मिनिमम हाँ मैं बस ये अचीव कर लेना है, राइट। तो उससे बेटर कॉस्ट रिडक्शन है। And the last objective, assisting management in decision making, cost and management accounting by providing relevant information, assist management in planning, implementing, measuring, controlling and evaluating of various activities. A robust cost and management accounting system provides internal and external information to the industry which will be relevant for the decision. तो हम डिसीजन मेकिंग वगैरह कर सकते हैं, जो हमने पहले ही डिस्कस किया, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग हो सकता है, वो मार्जिनल कॉस्टिंग में कवर अप भी होता है, तो उसके लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है, राइट। तो 5 ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहले असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, सेकंड डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, थर्ड कॉस्ट कंट्रोल, फोर्थ कॉस्ट रिडक्शन एंड फिफ्थ असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग।
राइट। और कॉस्ट कंट्रोल के अंदर हमने 4 स्टेप्स भी देखा। सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स और रिजल्ट, देन measurement of actual performance, third comparison of actual performance with set standards, and fourth analysis of variances and actions to be taken, right? ये भी आपको अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है, right? फिर है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। Cost control aims at maintaining the cost in accordance with the established standards. हमारे established standards से उस हिसाब से हमें cost maintain करना रहेगा। In cost reduction is concerned with reducing cost. It challenges all standards and endeavors to improvise them continuously. उसमें हम हर बार हो सके उतना try करेंगे। Every time we means continuously we trying to reduce the cost. कॉस्ट कंट्रोल seeks to attain lowest possible cost under existing condition। जो existing condition है उस हिसाब से जो lowest cost है उसे हम अचीव करना है। वही lowest cost है वही हमारा स्टैंडर्ड बनता है, तो उसे अचीव करने की हम ट्राई करेंगे। कॉस्ट रिडक्शन रिकॉग्नाइजेस नो कंडीशन एज परमानेंट सिंस अ चेंज विल रिजल्ट इन लोअर कॉस्ट। कॉस्ट रिडक्शन में ऐसा कभी नहीं माना जाता कि ये जो है ना कॉस्ट ये सबसे लोएस्ट है, राइट। उसमें ऐसा माना जाता है कि हर बार अपॉर्चुनिटी है, हर किसी पॉइंट पर हम रिड्यूस कॉस्ट कर सकते हैं, तो किस तरह से कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं वही देखना रहेगा। इन केस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एम्फासिस इज ऑन अ पास्ट एंड प्रेजेंट। पहले क्या था और अभी क्या है वो फोकस किया जाता है। इन कॉस्ट रिडक्शन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अभी क्या है और फ्यूचर में क्या हो सकता है उस हिसाब से देखा जाता है। कॉस्ट कंट्रोल इज अ प्रिवेंटिव फंक्शन, प्रिवेंट करता है कि चलो इससे ज्यादा कॉस्ट होना ही नहीं चाहिए। कॉस्ट रिडक्शन इज अ करेक्टिव फंक्शन, इट ऑपरेट्स इवन व्हेन एन एफिशिएंट कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट। इसमें करेक्टिव है, हो सके उतना कॉस्ट हमें रिड्यूस करते रहना है, करेक्ट करते रहना है। भले ही हमें लग रहा है कि अभी एफिशिएंट कॉस्ट सिस्टम है, फिर भी कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है, तो वो कवर अप करेंगे। कॉस्ट कंट्रोल एंड्स व्हेन टारगेट्स आर अचीव। वहां पर जो टारगेट हमने सेट किए थे वो टारगेट अचीव हो गया, कॉस्ट कंट्रोल हो गया। कॉस्ट रिडक्शन हैज नो विजिबल एंड, एंड इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। उसका कोई विजिबल एंड नहीं है कि हाँ बस यहां पर पहुंच गए कॉस्ट रिडक्शन हो गया, इतना लो कॉस्ट हमने लो कर दिया अब नहीं करने की जरूरत, ऐसा नहीं है, वो कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा, राइट। ये डिफरेंस है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये आरटीपी नवंबर 20 में दिया हुआ है, नवंबर 22 में और मई 23, 3 आरटीपी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट। मैंने नवंबर 20 से लेकर नवंबर 23, राइट, इतने अटेम्प्ट्स के सारी आरटीपी के क्वेश्चंस में जो थे वो कवर अप किए हुए हैं। तो ये 3 अटेम्प्ट में दिया गया है और ऑलरेडी ये नवंबर 20 से लेकर मई 23 के बीच में कोई एक अटेम्प्ट में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, राइट। इंपॉर्टेंट है, इजी है, पर समझ में आ जाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्टिव वाला था पूरा ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करके ही जाना रहेगा। चलिए, स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग कहां पर यूज हो सकता है वो दिया गया है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें ज्यादातर डेफिनेशन मीनिंग दिए गए हैं, राइट, पर हाँ पूछ सकते हैं। फटाफट देख लेते हैं। कॉस्टिंग, सबसे पहला जो स्कोप है, राइट, कॉस्ट अकाउंटिंग का वो है कॉस्टिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ ascertaining cost of product or service. The cost ascertainment procedure is governed by some cost accounting principles and rules. Generally, cost is ascertained using historical cost, standard cost, process cost, operation cost, etc. Cost ascertainment किस तरह से होगा? जो पिछला जो भी कॉस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं या फिर हमने स्टैंडर्ड सेट किया है उस हिसाब से हम कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे, कॉस्ट को ascertain करेंगे, वो कॉस्टिंग में कवर अप होगा। दूसरा जो स्कोप है वो कॉस्ट अकाउंटिंग, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट व्हिच बिगिंस विथ द रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंडिचर एंड एंड्स विथ प्रिपरेशन ऑफ periodical statements and reports for ascertaining and controlling cost. Cost accounting is a formal mechanism of cost ascertainment. Cost accounting is the second function of scope of the cost accounting. उसमें हम एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करेंगे और उस हिसाब से पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स रिपोर्ट्स बनाएंगे। देन कॉस्ट एनालिसिस, इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर वेरिएंस इन एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम बजटेड कॉस्ट एंड अकॉर्डिंगली फिक्सेशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी फॉर कॉस्ट डिफरेंसेस। This also helps in taking better cost management and strategic decision. Cost analysis, जो कॉस्टिंग वगैरह हो चुके हैं उसमें कहां पर वेरिएंसेस है, कौन सा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, क्या गलत हुआ है, वो सारी चीजें की जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आइडेंटिफाई की जाएगी, राइट। और उस हिसाब से बेटर कॉस्ट मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस में हेल्प करेगा। Then cost comparison, cost accounting also includes comparison of cost involved in alternative courses of action such as use of different technology for production, cost of making different products and activities, and cost of same product or service over a period of
टाइम, हम अलग अलग टाइम से कंपेयर करेंगे, अलग अलग एक्टिविटीज, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के साथ कंपेयर करते रहेंगे ताकि हमें इंप्रूवमेंट के लिए पता चले, कहां पर गलत हो रहा है वो हमें पता चले. Cost control, it involves detailed examination of each cost in the light of advantage received from the incurrence of cost. Thus, we can state that cost is analyzed to know whether cost is not exceeding its budgeted cost and whether further cost reduction is possible or not. Cost control में हम एक स्टैंडर्ड सेट किया होगा, उस स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए हम ट्राई करेंगे, हो सके उतना कॉस्ट कंट्रोल करेंगे. Cost reports, this is the ultimate function of cost accounting. These reports are primarily prepared for use by management and at different levels. Cost reports helps in planning and control, performance appraisal and managerial decision making. Cost reports है जो सब कुछ cost accounting किया उस हिसाब से reports prepare करेंगे जो management को decision making, planning, control वगैरह सारी चीजों में help करेंगे. And last one, statutory compliance, maintaining cost accounting records as per the rules prescribed by the statute. To maintain cost records relating to utilization of materials, labor and other items of cost as applicable to the production of goods or provision of service as provided in the act and this. Cost records maintain करना कई बार कंपलसरी भी होता है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है. अगर आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा है या फिर ऑडिट में पढ़ा है तो सेक्शन 148 के हिसाब से कुछ कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना कंपलसरी है, तो उस हिसाब से कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना कंपलसरी, तो वो भी कॉस्ट अकाउंटिंग के स्कोप के अंदर कवर अप हो जाएगा. राइट, उसमें जिस तरह से मेंशन किया हुआ है उस तरह से मेंटेन करना रहेगा, तो वो भी रिक्वायरमेंट रहेगी. राइट, तो यहाँ पर जो स्कोप दिया गया है उसमें कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट कंपैरिजन, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिपोर्ट्स एंड स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, ये 7 चीजें, 7 फंक्शंस कवर अप होते हैं. राइट, चलिए. Then relationship of cost management accounting with other related disciplines. उसमें सबसे पहले दिया हुआ है cost accounting with management accounting. राइट, ये पैराग्राफ ठीक है. हम यहाँ पर जो डिफरेंस दिया हुआ है वो समझते हैं. cost accounting and management accounting. उसका नेचर, it records the quantitative aspect only. quantitative, राइट, मतलब कितनी अमाउंट का एक्सपेंडिचर वगैरह हुआ है वो सारी चीजें कवर अप होती है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट कवर अप होती है. क्वालिटेटिव मतलब क्या इंप्रूव होना चाहिए, किस तरह से कर सकते हैं, वो सारी चीजें लाइक अदर थिंग्स भी कवर अप होगी ओवर एंड अबव क्वांटिटेटिव टर्म्स. सेकंड, इट रिकॉर्ड्स द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट एंड प्रोवाइडिंग अ सर्विस. कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे जो भी हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए कितना कॉस्ट हुआ, क्या हुआ, वो सारी चीजें रिकॉर्ड करना कॉस्ट अकाउंटिंग में कवर अप होगा. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन. मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है उसमें मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने के लिए, प्लानिंग करने के लिए हेल्प करने वाली चीजें कवर अप होगी. एरिया, इट ओनली डील्स विद कॉस्ट असर्टेनमेंट. कॉस्ट कितना हुआ है वो ही असर्टेन करेंगे. It is wider in scope as it includes financial accounting, budgeting, taxation, planning, etc. इसमें accounting और financial management भी cover up होता है. Right? वो हमने meaning definition में समझा था, तो वो सारी चीजें भी cover up होगी, budgeting, tax planning, etc. Recording of data, it uses both past and present figure. It focused with the projection of figures for future. Cost accounting में past और present data cover up होता है, जबकि management accounting में projections, future figures cover up होते हैं. Its development is related to industrial revolution. Right? Industrial revolution के हिसाब से develop होगा cost accounting. Management accounting is development is related to the need of modern business world. Modern business world के हिसाब से necessary है. Decision making, better competitive advantage, वो सारी चीजों पे focus ज्यादा होगा. Rules and regulation, it follows certain principles and procedures for recording cost of different प्रोडक्ट्स. कुछ प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस फॉलो करेंगे कि किस तरह से हमें कॉस्ट को रिकॉर्ड करना रहेगा. मैनेजमेंट अकाउंटिंग डज नॉट फॉलो एनी स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस. मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं. राइट, ये जो डिफरेंस है वो आरटीपी नवंबर 22 में कवर अप किया गया है. राइट, ये पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकते हैं. राइट, कॉस्ट अकाउंटिंग विथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप दूसरे अकाउंट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ना, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो जाएगा. तो कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या मतलब, प्रॉफिट लॉस क्या हुआ, असेट्स लायबिलिटीज क्या है,
वो सारी चीजें कवर अप होगी। वाइल इन कॉस्ट अकाउंटिंग असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करेंगे, कॉस्ट कंट्रोल के लिए कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे और डिसीजन मेकिंग करेंगे। नेचर इट classifies records present and interprets transactions in monetary terms। monetary terms में किस तरह से transactions हुआ है वो record करेंगे, interpret करेंगे। it classifies cost records present and interprets it in a significant manner। cost क्या हुए है राइट वो determine करेंगे और उस हिसाब से उसमें से significant manner में उसे हम analyze करेंगे, understand करेंगे। recording of data, it records historical data, while in cost accounting it makes use of both historical and predetermined cost। historical जो एक्चुअल में हो चुका है, predetermined जो सेट स्टैंडर्ड से उस हिसाब से भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। user of information, users of financial accounting statements are shareholders, creditors, financial analysts and government and its agencies etc। जनरली फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा तो उसके जो यूजर्स है वो जनरली एक्सटर्नल यूजर्स रहेंगे राइट, लाइक गवर्नमेंट वगैरह है, क्रेडिटर्स है, शेयर होल्डर्स भी वैसे तो इंटरनल है बट वो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता है, दैट्स व्हाई वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कह सकते हैं। While in cost accounting, information is generally used by internal management, but sometimes regulatory authorities also। Generally ये कौन यूज करता है, internal management, but कई बार regulatory authority को भी देना पड़ता है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि statutory requirements भी होती है cost accounting records maintain करने की, as per the Companies Act requirement है। Even cost audit भी करवाना compulsory रहता है, तो वहां पर ये सारी चीजें कवर अप होगी कि रेगुलेटर को भी आपको cost accounting information देनी पड़ेगी, और कोई एक्ट में भी ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है। Financial accounting shows profit or loss of the organization either segment wise or as a whole। वो segment wise या फिर पूरे ही organization का profit या loss कितना हुआ है वो हमें बताएंगे। Cost accounting provides the cost details for each cost object, that is product, process, job, operation, contracts, etc। जबकि जो हमारा cost accounting है उससे हमें क्या पता चलेगा, cost object जो भी है, product है, उस सभी के लिए कितना कॉस्ट हुआ ना वो हमें पता चलेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड यूजुअली फॉर अ ईयर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ईयर का होता है, फाइनेंशियल ईयर जो हमारा रहता है अप्रैल टू मार्च। रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। कॉस्ट अकाउंटिंग में आप जिस तरह से कभी भी जिस तरह से चाहिए उस तरह से आपको मिल सकता है। प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, अ सेट फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का सेट फॉर्मेट रहता है। कंपनीज एक्ट के लिए शेड्यूल 3 के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना कंपलसरी है, उसमें एएस इंडेस के डिस्क्लोजर वगैरह भी आते हैं राइट, तो वो सारी चीजें कवर अप होती है। While in cost accounting in general no set format for presenting cost information is followed। जनरली वहां पर कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट्स नहीं है कि आपको इसी हिसाब से प्रेजेंट करना रहेगा राइट, ये भी डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। तो ये आप अच्छे से करके जाएगा, ये पूछ सकते हैं, काफी सिंपल है। और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिया हुआ है राइट, तीनों ही एक दूसरे से रिलेवेंट हो जाएंगे तभी आपको पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो पाएगा राइट, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रोल क्या है और उनका फंक्शंस क्या रहेंगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, वो समझते हैं। द रोल ऑफ अ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम इज टू प्रोवाइड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। जो इंपॉर्टेंट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट को मिलनी चाहिए कि जिस हिसाब से वो डिसीजंस ले सके। असिस्ट मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। जो बिजनेस एक्टिविटीज हो रही है उसे प्लान करना, मेजर करना, इवैल्यूएट करना और कंट्रोल करना, हो सके उतना बेटर करना, वो उसका पर्पस रहेगा, उसके लिए हेल्प करेंगे। हेल्प इन एलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स एंड इन्वेंटरीज फॉर बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूजर्स। प्रोडक्ट है, इन्वेंटरीज है, उनके लिए कॉस्ट किस तरह से अलोकेट करना है राइट, वो भी पता चलेगा, तो ये उनका रोल रहेगा। ये जो रोल है वो भी आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मतलब पूछ सकते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, इसके साथ और कुछ चीजें भी कवर अप हो सकती है राइट। तो रोल में क्या कवर अप होता है, एक तो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जिसके बेसिस पर डिसीजन ले पाएंगे, देन बिजनेस एक्टिविटीज को प्लान करना, मेजर करना, इवेल्यूएट करना और कंट्रोल करने के लिए हेल्प करेंगे। एंड थर्ड, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और इन्वेंटरीज है राइट, वो डिटरमाइन करने के लिए, वो अलोकेट करने के लिए भी हेल्प करेगा। तो जो हेल्पफुल किसको होगा, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल यूजर्स।
Though the term cost accounting and management accounting is used by various authors synonymously, but in actual practice, cost accounting is concerned with accumulation and allocation of cost to different cost objects, whereas management accounting concerned with provision of information to internal users for decision मेकिंग. जनरली कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों ही सिनोनिमसली यूज होते हैं, बट एक्चुअली कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस सिर्फ अलोकेशन या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ डेटा या डेटा ऑफ कॉस्ट है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पस है इंटरनल मैनेजमेंट है उनको डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करे, राइट. उनके फंक्शंस दिए हुए हैं. फंक्शंस ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंक्लूड्स कलेक्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ कॉस्ट फॉर ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट. जितने भी एलिमेंट है कॉस्ट के, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, राइट, उन सभी का कॉस्ट कितना हुआ है उसे कलेक्ट करके एक्यूमुलेट करना है. देन असाइनिंग कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट टू अ सर्टेन कॉस्ट. फिर उसके जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है उनको हम अलोकेट करेंगे, राइट. ये सारी चीजें आपने अगर प्रैक्टिकल चैप्टर्स जितने भी है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, देन उसका एब्जॉर्प्शन हो गया, कॉस्ट शीट वगैरह हो गई, राइट, तो उस चीजों में ये सारी चीजें कवर अप हुई है. Then cost and management accounting department, whatever nomenclature may be used to denote the department, sets budget and standards for a particular period or activity beforehand, and these are compared with the assigned and ascertained cost. Any deviation with the set standards are analyzed and reported. All the exercise is done to control cost. तो हमने कॉस्ट कंट्रोल पहले ही समझा, राइट, कि पहले हम बजट या फिर सेट स्टैंडर्ड्स बनाएंगे और उस हिसाब से उसे कंपेयर करेंगे विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस. हमने जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो हमने फर्स्ट जो दो एलिमेंट या फिर दो फंक्शंस थे उसमें किया कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होगा. वो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसे सेट स्टैंडर्ड्स या फिर बजट के साथ कंपेयर करेंगे, उसके वेरिएंसेस एनालाइज करेंगे और उसके लिए हम जो भी रिलेवेंट एक्शंस लगेंगे वो लेने रहेंगे. ये जो तीसरा पॉइंट है वो कॉस्ट कंट्रोल में हमने कवर अप किया, वही पूरी प्रोसेस है. The main function of cost and management accounting is a provision of relevant information to the management for decision making. An information system environment is set up which is popularly known as management information system. Management information system MIS बनाया जाएगा जिसमें सारी चीजें मैनेजमेंट को रिलेवेंट है फॉर द डिसीजन मेकिंग, वो सारी चीजें कवर अप की जाती हैं. The MIS provides relevant and timely information related to both internal and external to the organization to enable management at all levels to take decisions. Decisions include cost optimization, price fixation, implementation of any plan related with product, process marketing, etc. वो डिसीजन किसी के लिए भी हो सकते हैं, मतलब हमें इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो भी रिलेवेंट है, राइट, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो सारी ही चीजें कवर अप हो जाएगी और बेटर और बेस्ट हम डिसीजन ले सके उसके लिए हेल्प करेंगे. ये था फोर्थ पॉइंट. कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पस क्या है? रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देना टू द मैनेजमेंट, जनरली नोन एज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. Fifth function, the performance of a responsibility center is measured and evaluated against the set standards. जो responsibility center है, responsibility center मतलब हर एक डिपार्टमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कई बार उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्ट इनकर करना है, कई बार रेवेन्यू जनरेट करना है, कई बार प्रॉफिट करना है. तो वो सारी चीजें उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है उसे मेजर करना और मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जो है उनका परफॉर्मेंस मेजर करना और उसकी जो भी इवैल्यूएशन करना कि क्या उसने अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल की है या नहीं, राइट. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्या है वो आगे समझाया हुआ है, राइट, फॉर्म करेंगे. The function of cost and management accounting is to gather data like time taken, wastages, process idleness, etc. Analyze the data, prepare reports and take necessary actions. Cost and management accounting है वो सारे ही डेटा गैदर करेंगे, कितना टाइम लिया, वेस्टेज कितना हुआ, प्रोसेस वगैरह किस तरह से किया, उसमें कितनी आइडलनेस थी, राइट. वो सारी चीजें, वो सारा ही डेटा एनालाइज किया जाएगा और उस हिसाब से मेजर किया जाएगा और कहाँ पर इंप्रूवमेंट हो सकती है वो भी बताया जाएगा, उसके लिए एक्शंस लिए जाएंगे. तो ये 5 फंक्शंस है. सबसे पहले जो 2 थे वो डेटा कलेक्शन और एक्यूमुलेशन रिलेटेड थे. फर्स्ट, कलेक्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ data for cost for each element, then assigning cost to the cost objects. थर्ड जो है वो स्टैंडर्ड्स के साथ हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है और उसमें से जो वेरिएंसेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं उसके लिए हमें एक्शंस लेना रहेंगे. फोर्थ है मैनेजमेंट को रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना थ्रू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. एंड फिफ्थ, परफॉर्मेंस है जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स का उसे मेजर और इवेल्युएट करना रहेगा. ये आपको 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट. तो ये अच्छे से करके जाइएगा. चलिए
देन यूजर्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके यूजर्स कौन से हैं? इंटरनल यूजर्स में मैनेजर्स है, ऑपरेशनल लेवल स्टाफ है, एम्प्लॉइज है। एक्सटर्नल यूजर्स में रेगुलेटरी अथॉरिटीज, ऑडिटर्स, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड लेंडर्स है। राइट, तो यहाँ पे एक बार फटाफट पढ़ लीजिएगा, सिंपल है, काफी इजी है। राइट, इसके पूछने के चांसेस भी कम है और आपको समझ में तो आ ही जाएगा। राइट, तो आप ये अपना आप कर सकते हैं। देन एसेंशियल्स ऑफ अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। अब कॉस्ट अकाउंटिंग है वो भी कोई सिस्टम थ्रू ही हो पाएगा, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम हो सकती है या फिर उनके प्रोसेस हो सकता है, पॉलिसीज वगैरह हो सकती है। तो वो सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बनानी होगी तो उसके एसेंशियल्स रिक्वायरमेंट क्या है? राइट, वो यहां पर दी गई है, 6 पॉइंट्स कवर अप होते हैं, ये आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। The essential features which a good cost accounting system should possess are as follow. First, informative and simple. Cost accounting system should be tailor-made, practical, simple and capable of meeting the requirements of business concern. Tailor-made मतलब कि customized होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन की जो सिचुएशन है उस हिसाब से वो बनी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, सिंपल और कैपेबल ऑफ मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो मिलनी चाहिए और सिंपल टू यूज होनी चाहिए। The system of costing should not sacrifice the utility by introducing inaccurate and unnecessary details. Inaccurate या फिर unnecessary details जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सारी चीजें उसमें कवर अप नहीं होनी चाहिए। काफी सिंपल समझ में आए ऐसे होनी चाहिए, इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए। राइट, then accurate and authentic. The data to be used by cost accounting system should be accurate and authenticated, otherwise it may be distort the output of the system and a wrong decision may be taken. उसमें से जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक होनी चाहिए। राइट, क्योंकि अगर वो बराबर नहीं होगी तो उसमें से जो डिसीजंस लिए होंगे वो भी बराबर नहीं होंगे और उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, उल्टा नुकसान हो सकता है। राइट, इसीलिए जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, सॉरी कॉस्ट अकाउंटिंग की सिस्टम है, वो एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक डेटा प्रोवाइड करनी चाहिए। Uniformity and consistency. There should be uniformity and consistency in classification, treatment and reporting of cost data and related information. This is required for benchmarking and comparability of the results of the system for both horizontal and vertical analysis. यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, जिस तरह से डेटा मिल रहा है, जिस तरह से रिपोर्ट्स मिल रहे हैं वो उसी तरह से मिलने चाहिए, यूनिफॉर्म होने चाहिए और कंसिस्टेंटली वही मिलने चाहिए, तभी कंपैरिजन वगैरह पॉसिबल हो पाएगा। हम एक बेंचमार्क बना पाएंगे, कंपेयर कर सकेंगे तो ही इजी वो हो पाएगा। हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल सेम डिपार्टमेंट हो सकता है या फिर वर्टिकल अलग अलग जो प्रोसेस वाइज डिपार्टमेंट है उनके साथ कंपैरिजन पॉसिबल हो पाएगा। देन इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव. The cost accounting system should be integrated with other systems like financial accounting, taxation, statistics, and operational researches, etc. to have complete overview and clarity of the result. एक अकाउंटिंग सिस्टम दूसरी सिस्टम से इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए, तो क्या होगा कि आपको बेटर आइडिया मिल पाएगा। मतलब आप अगर परचेस की कोई एंट्री फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कर रहे हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में भी दिखना चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग में से भी कुछ ऐसे रिपोर्ट्स मिलने चाहिए जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिलेटेड है, टैक्सेशन की इम्पैक्ट है, वो सारी चीजें कवर अप होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको बेस्ट यूज हो पाएगा, आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे। आपको भी पता है कि अगर आप व्हाट्सएप में स्टोरी जो स्टेटस है वो अगर आप डालते हैं तो उसके साथ फेसबुक में भी स्टोरी आप पोस्ट कर सकते हैं, सीधा ही वो चीज आप फेसबुक में भी पोस्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम के अंदर जो आप स्टोरी या फिर पोस्ट वगैरह अपलोड करते हैं, रील्स वगैरह अपलोड करते हैं, तो वो चीज सीधा ही फेसबुक में भी अपलोड हो जाती है अगर आपने इंटीग्रेट किया हुआ है तो। राइट, तो उससे क्या होता है कि आपको दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे दो अलग अलग तरीके से फिर से पोस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटीग्रेटेड है, दैट्स व्हाई। तो यही चीज अकाउंटिंग सिस्टम में भी हो सकती है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम जो भी है, राइट, वो कॉस्ट अकाउंटिंग की जो सिस्टम है उसके साथ दूसरी जो भी डिसिप्लिन है, प्रैक्टिसेस है, उसके साथ भी इंफॉर्मेशन सिस्टम वो इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाएगा। Flexible and adaptive. The cost accounting system should be flexible enough to make necessary amendment and modification in the system to incorporate changes in technological, reporting, regulatory and other requirements. सिस्टम ऐसी होनी चाहिए कि वो चेंज हो सके, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, एडप्टिव होनी चाहिए, कुछ भी अमेंडमेंट लाना है क्योंकि सर्कमस्टांसेस चेंज हो सकते हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है, तो वो सारी चीजें सिस्टम में भी हमें करनी पड़ेगी, तो वो फ्लेक्सिबल होगी तो ही हो पाएगा।
trust on the system. Management should have trust on the system and its output. For this, an active role of management is required for the development of such a system that reflects a strong conviction in using information for decision making. System के ऊपर trust होना चाहिए. अगर trustworthy system नहीं है तो कोई यूज नहीं करेगा, और यूज करेगा तो भी उसका कुछ बेनिफिट नहीं होगा. तो ट्रस्ट होना चाहिए सिस्टम पे, ऐसी चीज होनी नेसेसरी है. ट्रस्ट के बिना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, राइट. तो जो इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें सिस्टम में से, उसके ऊपर हमें ट्रस्ट होगा तो ही डिसीजन वगैरह ले पाएंगे, तभी वो बेनिफिशियल होगा, राइट. तो ये 6 एसेंशियल्स हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के लिए, राइट. वो फटाफट याद कर लेते हैं. फर्स्ट, इंफॉर्मेटिव एंड सिंपल. सेकंड, एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक. थर्ड, यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी. Fourth, integrated and inclusive. Fifth, flexible and adaptive. And sixth, trust on the system. ये आपको क्वेश्चन 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं. इवन 6 मार्क्स के भी क्वेश्चन कई बार फर्स्ट 5 क्वेश्चन में कई बार पूछ लेते हैं, तो उसमें भी आ सकता है, राइट. चल, इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम. कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है. एज इन द केस ऑफ एवरी अदर form of activity, it should be considered whether it would be profitable to have cost accounting system. Management of an organization needs complete and accurate information to make decisions. A well-established costing system should provide all relevant information as and when required by management as well as various stakeholders. अगर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम अच्छी होगी तो वो जिसको जिस तरीके से चाहिए उस टाइम पर वो डेटा अवेलेबल होगा, राइट. वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा बेनिफिशियल होगा. तो इस तरह की कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना नेसेसरी है. बिफोर सेटिंग अप अ सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, द फैक्टर्स मेंशन्ड बिलो शुड बी स्टडीड. कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने से पहले कुछ चीजें, कुछ फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना होगा. ये कौन से फैक्टर्स है वो यहां पर समझेंगे. ये भी आपको क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं. First, objective. The objective of setting up of costing system, for example, whether it is being introduced for fixing prices or for establishing system of cost control. हम जो सिस्टम लेकर आ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की, वो क्यों लेकर आ रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. क्या हमें कॉस्ट कंट्रोल करना है या फिर प्राइसेस वगैरह फिक्स करना है. हमारे जो 5 ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग के, उस 5 ऑब्जेक्टिव में से कौन सा ऑब्जेक्टिव हमारे इस इंफॉर्मेशन सिस्टम का है, वो हमें डिसाइड करना रहेगा. Then, nature of business or industry, the industry in which the business is operating. Every business or industry has its own uniqueness and objectives. According to its cost information requirement, cost accounting methods are followed. For example, an oil refinery maintains process-wise cost accounts to find out the cost incurred on a particular process, say in crude refinement process, etc. सभी इंडस्ट्रीज, सभी बिजनेसेस के अपनी अपनी यूनिकनेस होती है. कुछ ऐसे पिक्यूलर फीचर्स होते हैं कि जो सिर्फ वो स्पेसिफिक इंडस्ट्री या बिजनेस के लिए ही होते हैं. तो वो नेचर क्या है बिजनेस और इंडस्ट्री का, वो समझना रहेगा. उस हिसाब से कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है वो हम डेवलप कर पाएंगे, इंस्टॉल कर पाएंगे. उसके लिए क्या मेथड अवेलेबल है, क्या मेथड हमें यूज करनी चाहिए, वो सारी चीजें हमें कंसिडर करनी. Organizational hierarchy. Costing system should fulfill the information requirements of different levels of management. Top management is concerned with the corporate strategy. Strategic level management is concerned with marketing strategy, product diversification, product pricing, etc. Operational level management needs the information on a standard quantity to be consumed, report on idle time, etc. जो अलग अलग लेवल्स होंगे, हायरार्कीज होगी ऑर्गेनाइजेशन की, उस हिसाब से अलग अलग टाइप की डिटेल्स इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगी. फॉर एग्जांपल, टॉप मैनेजमेंट है, उनको कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज डेवलप करनी है, तो उसके लिए डेटा चाहिए होगा. जो उनके नीचे जो मिडिल लेवल या फिर स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजमेंट है, राइट, उनको प्राइसिंग के डिसीजन, प्रोडक्ट के लिए डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से करना है, मार्केटिंग किस तरह से करना है, उसके लिए डेटा चाहिए होगा. और जो ऑपरेशनल लेवल, जो बॉटम लेवल है, उनको ऑपरेशंस एक्चुअल में परफॉर्म करने हैं, तो कितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज करनी है, आइडल टाइम कितना वो सारे रिपोर्ट चाहिए होंगे. तो उस हिसाब से सभी लेवल्स को रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल सके, उस तरह की कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होनी चाहिए. तो वो हिसाब से इंस्टॉल करना रहेगा. नोइंग द प्रोडक्ट. Nature of the product determines the type of costing system to be implemented. The product which has a byproduct requires costing system which accounts for byproducts as well. Right? प्रोडक्ट किस तरह से है, प्रोडक्ट होगा, उस हिसाब से हमें कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल करनी रहेगी. अगर बाय प्रोडक्ट है हमारे पास, तो बाय प्रोडक्ट की भी कॉस्टिंग अलग से मिलनी चाहिए.
In case of a perishable or a short shelf life products, marginal costing is appropriate to know the contribution and minimum prices at which products could be sold. अगर सेल्फ लाइफ वाली कोई भी चीज है, एक्सपायरी वाली कोई भी चीज है, तो उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग वुड बी हेल्पफुल, राइट. उससे एक एक आइटम का कॉस्ट कितना है वो सारी चीजें पता चलेगी. नोविंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कैन नेवर बी एस्टेब्लिश्ड विदाउट द कंप्लीट नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस. कॉस्ट अपॉर्शनमेंट कैन बी डन on the most appropriate and scientific basis if cost accountant can identify degree of effort or resource consumed in a particular process. This also includes some basic technical know-how and process peculiarity. Production process किस तरह से होती है वो समझना रहेगा, राइट. कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, फिर ही हम इंस्टॉल कर पाएंगे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को, अदरवाइज वो इतनी बेनिफिशियल नहीं रहेगी. तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट और साइंटिफिक है उसे कंसिडर करना रहेगा. उसके लिए क्या रिसोर्सेज कंज्यूम होते हैं, कितने रिक्वायरमेंट कितने एक्सटेंट तक होते हैं, वो सारी चीजें, टेक्निकल नो हाउ, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए. प्रोसेस के जो स्पेसिफिकेशन है वो कंसिडर करने रहेंगे. Information synchronization, establishment of a department or a system requires substantial amount of organizational resources. While drafting a costing system, information needs of various other departments should be taken into account. For example, in a typical business organization, account department needs to submit monthly stock statement to its lender bank, quantity-wise stock detailed at the time of filing return of tax authorities, etc. इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइजेशन, एक डिपार्टमेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरे डिपार्टमेंट को भी मिलनी चाहिए, सिंक होना चाहिए सब कुछ, राइट. क्योंकि सभी के अपने अपने रिक्वायरमेंट्स होगी और कहीं ना कहीं हो सकता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेवेंट हो सकती है कि कितनी इन्वेंटरी हमारे पास अभी अवेलेबल है, राइट. तो वो सारी चीजें अलग अलग डिपार्टमेंट को भी रिक्वायरमेंट हो सकती है. जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं तो वहां पर भी कॉस्ट अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो उस तरह के डिटेल्स हमें मिलनी चाहिए. Methods of maintenance of cost records. The organization must determine beforehand the manner in which cost and financial accounts could be interlocked into single integral accounting system and how the results of separate sets of account, that is cost and financial, could be reconciled by means of control accounts. किस तरह से हम कॉस्ट रिकॉर्ड्स कॉस्ट सिस्टम मेंटेन कर रहे हैं. अगर आपने 7th चैप्टर जो है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है वो पढ़ा है, तो हम दो तरीके से कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं, एक इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड. नॉन इंटीग्रेटेड में कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों ही अलग अलग होंगे, जिसमें हम एट द एंड रिकंसिलिएशन से पता कर सकते हैं कि दोनों ही चीजें बराबर रिकॉर्ड हुई है या नहीं. जबकि इंटीग्रेटेड के अंदर कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों ही साथ में रिकॉर्ड किया जाएगा, तो उसमें रिकंसिलिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. तो इसमें हम किस तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन करना चाहते हैं वो भी कंसिडर करना रहेगा. उस हिसाब से पता चलेगा कि कॉस्ट इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किस तरह से हम कंसिडर कर सकते हैं, किस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट. देन स्टैट्यूटरी कंप्लायंस एंड ऑडिट. Records are to be maintained to comply with statutory requirements and applicable cost accounting standards should be followed. Statutory requirements जो भी है कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की, जैसे हमने कंपनीज एक्ट के बारे में डिस्कस किया था, उस हिसाब से कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स भी है जो सीएमए में कवर अप होते हैं, तो उस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हुआ है या नहीं वो देखना है. और कॉस्ट ऑडिट भी कवर अप होता है, कॉस्ट ऑडिट भी सेक्शन 148 के हिसाब से होता है कंपनीज एक्ट के, तो उसके लिए भी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, राइट. वो देखना रहेगा. And the last, information attributes. Information generated from the costing system should possess all the attributes of useful information. That is, it should be complete, accurate, timely, relevant, to have an effective management information system, MIS. जो इंफॉर्मेशन के लिए जो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स है वो होने चाहिए, लाइक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक्यूरेट, टाइमली बेसिस पर, और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए. वो सारी एट्रीब्यूट्स इंफॉर्मेशन के होने चाहिए. वैसी इंफॉर्मेशन सिस्टम बनानी चाहिए, वैसी इंफॉर्मेशन सिस्टम हम इंस्टॉल करेंगे, राइट. तो यहाँ पर हमें वेरियस कॉस्टिंग सिस्टम है उसको इंस्टॉल करने के पहले हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, उसके फैक्टर्स हैं. ये आपको डिस्क्रिप्टिव 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो आप अच्छे से कीजिएगा. फटाफट एक बार याद कर लेते हैं. फर्स्ट वन वाज ऑब्जेक्टिव, देन नेचर ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, नोविंग द प्रोडक्ट, knowing for the production process, information synchronization, methods of maintenance of cost records, statutory compliance and audit, and information attributes, right. चलिए,
कॉस्ट अकाउंटिंग विद द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कॉस्ट अकाउंटिंग जो भी करेंगे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी की हेल्प से ही हो पाएगा। जो हमने अभी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, इंस्टॉलेशन ऑफ सिस्टम, तो वो भी आईटी थ्रू ही जनरली अब कवर अप होता है, क्योंकि अभी वो फिजिकल बुक्स मेंटेन करना काफी डिफिकल्ट हो चुका है क्वांटम ऑफ डेटा, और आज के मॉडर्न जमाने के हिसाब से वो इतना हेल्पफुल नहीं है। तो आईटी की तो हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग और आईटी का क्या यूज होगा वो समझते हैं। अपने ईआईएस वगैरह अगर पढ़ा है तो आपको ईआरपी वगैरह के बारे में पता होगा। ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जनरली अब ईआरपी यूज होते हैं अकाउंटिंग वगैरह के लिए। तो अकाउंटिंग के जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है तो उसमें कॉस्टिंग भी कवर अप हो जाता है। उसके बिना आप काफी डिफिकल्ट है अकाउंटिंग वगैरह इंफॉर्मेशन लेना, राइट। तो ईआरपी जनरली प्रेफर करते हैं। टेली वगैरह है वो काफी छोटे सॉफ्टवेयर है। वैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसएपी है, ओरेकल वगैरह यूज होता है। तो उस सभी में कॉस्टिंग भी हो सकता है, कॉस्टिंग का भी पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है। इवन कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर भी काफी बढ़ चुका है, तो उसके लिए हमें आईटी का यूज तो रहेगा ही। जो यहाँ पर पैराग्राफ है वो आप एक बार पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पर 1.16 पर जो है इम्पैक्ट ऑफ आईटी इन कॉस्ट अकाउंटिंग में इंक्लूड द फॉलोइंग। आईटी की क्या क्या इम्पैक्ट है वो यहाँ पर कवर अप की गई है, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको पूछ सकते हैं। एक बार पूछा भी हुआ है 5 मार्क्स में। इवन आरटीपी में 22 का भी ये क्वेश्चन, आरटीपी में 22 में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट। तो चलिए वो समझते हैं। After the introduction of ERPs, different functional activities get integrated, and as a consequence, a single entry into the accounting system provides custom-made reports for every purpose and saves an organization from preparing different sets of documents. Reconciliation process of results of both cost and financial accounting system becomes simpler and less cumbersome. जो इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम होती है, मतलब कि फाइनेंशियल या फिर कॉस्ट दोनों ही इंटीग्रेटेड है। मतलब हम परचेस की एंट्री अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करते हैं तो उसकी इंपैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग में भी आ जाती है। मटेरियल हमने कितना परचेस किया ना, वो डिटेल्स हमें मिल जाती है। तो हमें 2 बार वो चीजें करनी नहीं पड़ेगी, रिकंसिलिएशन वगैरह नहीं करना पड़ेगा, और वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन सिस्टम से ही पॉसिबल हो पाएगी, आईटी की मदद से ही हो पाएगी। तो इंपैक्ट ऑफ आईटी क्या रहेगा कि हम इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम इजीली कवर अप कर पाएंगे, राइट। तो ये बेनिफिट रहेगा। देन a move towards paperless environment can be seen where documents like bill of material requisition note, goods receipt note, labor utilization report, etc. are no longer required to be prepared in multiple copies. The related department can get e-copy from the system. अब हम paperless, green revolution या फिर green environment friendly होने के लिए भी हमें paperless ट्रांजैक्शंस की ओर जाना चाहिए। इसलिए कुछ जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसकी हम फिजिकल कॉपी निकालेंगे ही नहीं, वो सब कुछ सिस्टम में ही मिल जाएगा, तो वो भी हमें बेनिफिट मिल पाएगा। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद हेल्प ऑफ इंटरनेट इंक्लूडिंग इंट्रानेट एंड एक्सट्रानेट। इंट्रानेट मतलब ऑर्गेनाइजेशन के विदिन अगर डेटा ट्रांसफर करना है, सिर्फ चीजें करनी है तो इंट्रानेट होगा, इंटरनेट ग्लोबली होगा। Are helping in resource procurement and mobilization. For example, production department can get materials from stores without issuing material requisition not physically. Similarly, purchase orders can be initiated to the supplier with the help of extranet. This enables an entity to shift towards just-in-time approach of inventory management and production. मतलब आपको अगर कुछ भी चीज चाहिए, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को स्टोर्स के पास से मटेरियल इश्यू करवाना है तो वो थ्रू सिस्टम कर सकता है कि हमें 5 गुड्स ऑफ एक्स चाहिए, राइट, 5 यूनिट्स ऑफ एक्स चाहिए, तो वो स्टोर्स डिपार्टमेंट है वो इश्यू कर सकता है। उसके लिए फिजिकल इश्यू नोट या फिर रिक्विजिशन नोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन आप सप्लायर को भी जो परचेस ऑर्डर देंगे तो वो सिस्टम से हम मेल कर सकते हैं, सिस्टम से सेंड कर सकते हैं। उसके लिए अलग से फोन वगैरह करने का या फिर फिजिकल जाके ऑर्डर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो रिसोर्स प्रोक्योरमेंट और मोबिलाइजेशन है वो काफी इजी हो जाएगा। कॉस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर अ कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट ऑब्जेक्ट असर्टेन विद एक्यूरेसी इन अ टाइमली मैनर। जिसके भी लिए हमें कॉस्ट असर्टेन करना है, कॉस्ट सेंटर है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, वो हम एक्यूरेटली और टाइमली मैनर में कर पाएंगे, क्योंकि बेस्ट रिजल्ट मिल पाएगा और जब चाहिए तब हमें वो चीजें और फटाफट हो जाएगी। ईच कॉस्ट सेंटर a cost object is codified and all related costs are assigned to the cost object or a cost centers using assigned costs.
This automates the cost accumulation and ascertainment process. The cost information can be customized as per the requirement. For example, when an entity manufactures or provides services, managers are able to receive information job-wise, batch-wise, process-wise, cost center-wise, etc. हमें कॉस्ट इन्फॉर्मेशन जिस तरह से चाहिए उस तरह से मिल पाएगी. कॉस्ट असर्टेनमेंट भी एक्यूरेटली और टाइमली मैनर में होगा और उसमें से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो भी काफी रिलेवेंट होगी. जिस तरह से चाहिए उस तरह से हमें सेग्रीगेशन वाइज भी मिल सकती है. Uniformity in preparation of reports, budgets and standards can be achieved with the help of IT. ERP software plays an important role in bringing uniformity irrespective of location, currency, language and regulation. इसमें यूनिफॉर्मिटी रहेगी. आपको जिस तरह से रिपोर्ट्स चाहिए, बजट्स चाहिए, स्टैंडर्ड्स चाहिए उसी तरीके से और हर बार सेम वे में मिलेंगे. तो कंपैरिजन उसको समझना, एनालिसिस करना काफी इजी हो जाएगा. Cost and revenue variance reports and general in real time basis which enables the management to take control measures immediately. जो कॉस्ट और रेवेन्यू का वेरिएंसेस है, राइट, उसमें उसको हमें रियल टाइम बेसिस पर मिलेंगे तो हम फटाफट उसके लिए कंट्रोल मेजर्स ले पाएंगे. हमें पता चलेगा कि कितना जो हमने सेट स्टैंडर्ड किया या बजट किया उससे कितना ज्यादा हो गया, तो उसे हम एटलीस्ट कंट्रोल कर पाएंगे, राइट. वो फटाफट और टाइमली मैनर में हो जाएगा. IT enables an entity to monitor and evaluate each process of manufacturing or service activity closely to eliminate non-value added activities. जो non-value added activities है उसको हम eliminate कर पाएंगे क्योंकि IT है वो अच्छे से monitor कर पाएगा, analyze कर पाएगा ये सारी चीज़, right? However, examples of few areas where cost accounting is done with help of IT. ये कुछ एग्जांपल्स थे, राइट. तो हमें यहाँ पर 7 एग्जांपल्स या फिर इम्पैक्ट्स दी हुई है, राइट. एक तो सबसे पहले इंटीग्रेशन हो पाएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का, जिससे रिकंसिलिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. सेकंड, पेपरलेस एनवायरनमेंट, राइट, वो बेनिफिट मिलेगा. थर्ड जो है, हम इंटरनेट और इंटरनेट की मदद से हम जो मोबिलाइजेशन है, राइट, प्रोक्यूरमेंट है, रिसोर्स प्रोक्यूरमेंट है, वो काफी ईजी हो जाएगा. फोर्थ जो है, हमें कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट ऑब्जेक्ट जिसके भी लिए कॉस्ट असर्टेन करना है वो हमें एक्यूरेटली और टाइमली मैनर में हम कर पाएंगे, जो ज्यादा बेनिफिशियल होगा. देन यूनिफॉर्मिटी होगी, जो भी रिपोर्ट्स वगैरह हमें मिलने वाले हैं वो सारे ही यूनिफॉर्म मिलेंगे. एंड देन हमें रियल टाइम बेसिस पर जो कंट्रोल करने, मतलब वेरिएंसेस कुछ आ रहे तो हमें रियल टाइम बेसिस पर पता चलेंगे तो हम तुरंत ही वो कंट्रोल कर पाएंगे. एंड द लास्ट वन जो है, राइट, वो हम काफी अच्छी तरीके से मॉनिटर कर पाएंगे. जो आईटी है वो मॉनिटर अच्छे से कर पाएगा, तो जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है उससे हम तुरंत ही रिमूव कर पाएंगे, एलिमिनेट कर पाएंगे, राइट. ये आरटीपी में 22 में दिया हुआ है और एक बार एग्जाम में भी पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से करिएगा. कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स. कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग फॉर विच सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड. जिसके भी लिए हम कॉस्ट अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं उसे कॉस्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं. कॉस्ट ऑब्जेक्ट में बी अ प्रोडक्ट, अ सर्विस, अ प्रोजेक्ट, अ कस्टमर, अ ब्रांड, कैटेगरी, एन एक्टिविटी, डिपार्टमेंट और अ प्रोग्राम एक्सेट्रा. जिसके भी लिए हमें कॉस्ट डिसाइड कर सकते हैं उसे कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे. यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा. ऐसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि हमें आप कॉस्ट ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल दीजिए. फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट है तो उसके कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, मतलब कॉस्ट ऑब्जेक्ट एज ए प्रोडक्ट के एग्जांपल्स दीजिए. ऐसे क्वेश्चंस भी, फालतू क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट. ये तो थोड़ा सा ज्यादा ही फालतू है, बट ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी पूछते हैं तो आप वो कर सकते हैं, राइट. चलिए, देन कॉस्ट यूनिट्स. इट इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस और टाइम और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इन रिलेशन टू विच कॉस्ट में बी असर्टेन्ड और एक्सप्रेस्ड. जिसके लिए हम कॉस्ट आइडेंटिफाई करेंगे, राइट. यूनिट ऑफ प्रोडक्ट है, सर्विस या फिर टाइम है या फिर कॉम्बिनेशन है, उनको कंसिडर करेंगे और जिसके लिए हमें कॉस्ट एक्सप्रेस करेंगे उसे कॉस्ट यूनिट कहा जाएगा. वो नंबर, केजी, लीटर वगैरह हो सकता है. We may, for instance, determine the cost per ton of steel, per ton kilometer of a transport service or a cost per machine hour. आपने वेरियस जो टेक्निक्स समझिए, मेथड्स समझिए कॉस्टिंग की, राइट. जो भी आपने आगे के चैप्टर्स पढ़े होंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, सभी जगह पर कॉस्ट यूनिट आपने यूज किया होगा. मटेरियल लेबर में भी करते हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो कॉस्ट यूनिट कही जाएगी. समटाइम्स अ सिंगल ऑर्डर और अ कॉन्ट्रैक्ट कंस्टिट्यूट अ कॉस्ट यूनिट. कोई एक ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट है उसे भी हम कॉस्ट यूनिट कंसिडर करेंगे. जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग था तो उसमें एक रोड बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट मिला वही इटसेल्फ कॉस्ट यूनिट बन जाएगा. अ बैच व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल आइटम्स and maintains its identity through one or more stages or production may also be considered as a
कॉस्ट यूनिट। अगर कोई बैच वगैरह है तो उसे भी कॉस्ट यूनिट कहा जा सकता है। कॉस्ट यूनिट्स आर यूजुअली द यूनिट्स ऑफ फिजिकल मेजरमेंट लाइक नंबर, वेट, एरिया, वॉल्यूम, लेंथ, टाइम एंड वैल्यू। उसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ऑटोमोबाइल है तो उसमें नंबर हो सकते हैं कि नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हुए। सीमेंट है तो टन और पर बैग एटसेट्रा। केमिकल्स लीटर, गैलन, किलोग्राम, टन एटसेट्रा। पावर है तो किलोवाट आवर। स्टील टन। ट्रांसपोर्ट में पैसेंजर किलोमीटर, इवन वेट में भी हो सकता है। गैस है तो क्यूबिक फीट। सम एग्जांपल्स, राइट, उसमें ब्रूइंग बैरल, ब्रिक मेकिंग 1000 ब्रिक्स, कोल माइनिंग टन और टन, इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आवर्स, इंजीनियरिंग में कॉन्ट्रैक्ट जॉब, ऑयल में बैरल, टन, लीटर, होटल कैटरिंग में रूम, मील, प्रोफेशनल सर्विस में चार्जेबल आवर्स जॉब कॉन्ट्रैक्ट, एजुकेशन में कोर्सेज, एनरोल्ड स्टूडेंट, सक्सेसफुल स्टूडेंट, हॉस्पिटल्स में पेशेंट डे, क्रेडिट कंट्रोल में अकाउंट्स मेंटेन, सेलिंग में कस्टमर कॉल, वैल्यू ऑफ सेल्स, ऑर्डर्स टेकन, मटेरियल स्टोर हैंडलिंग में रिक्विजिशन यूनिट इश्यूड और रिसीव्ड, मटेरियल मूवमेंट, वैल्यू इश्यूड और रिसीव्ड, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में पर्सनल रिकॉर्ड एटसेट्रा। ये जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल्स है, सॉरी कॉस्ट यूनिट्स के जो एग्जांपल्स है वो कई बार पूछे हुए हैं। आई थिंक नवंबर 22 के पेपर में पूछे गए थे, जिसमें 10 एग्जांपल्स ये इंडस्ट्री प्रोडक्ट दे रखी थी, उसके आपको सिर्फ कॉस्ट यूनिट्स मेंशन करना था, राइट। तो ऐसी चीजें भी वो पूछते हैं, तो आपको वो अच्छे से करके ही जानी चाहिए। ये जो कॉस्ट यूनिट्स की डेफिनेशन या मीनिंग और ये जो एग्जांपल्स है वो आरटीपी नवंबर 22 में भी था और आरटीपी में 23 के अंदर ये सारी इंडस्ट्रीज दे रखी थी जिसके आपको एग्जांपल्स लिखने थे कॉस्ट यूनिट के। तो ऐसे क्वेश्चन से 5 मार्क्स में पूछते हैं, लाइक कैसे होता है कि ऑटोमोबाइल दिया उसका आपको सिर्फ कॉस्ट यूनिट मेंशन करना है, सीमेंट दिया उसका आपको कॉस्ट यूनिट मेंशन करना है। एक इंडस्ट्री या एक प्रोडक्ट का जो होता है वो हाफ मार्क्स, आधा मार्क्स देते हैं, 10 इंडस्ट्री प्रोडक्ट सर्विसेज दे देते हैं, उसके कॉस्ट यूनिट्स देने होते हैं। ऐसे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी पूछते हैं जो फटाफट 5 मिनट में आराम से लिख सकते हैं और लिखने में भी मजा आता है, फटाफट वो क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो ऐसी चीजें आपको अच्छे से पढ़नी चाहिए, राइट। ये पूछा भी हुआ है और आरटीपी में भी दिया हुआ है, राइट, ये क्वेश्चन, राइट, अच्छे से कीजिएगा। सिंपल है। कॉस्ट ड्राइवर, a cost driver is a factor or a variable which affect level of cost. Generally it is an activity which is responsible for cost incurrence. Level of activity or volume of production is the example of a cost driver. An activity may be event, task or a unit of work etc. cost driver मतलब कि जिस वजह से, जिस रीजन से कॉस्ट ड्राइव होता है, जिस वजह से कॉस्ट इनकर होता है उसे कॉस्ट ड्राइवर कह सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, इवेंट, टास्क, यूनिट ऑफ वर्क एटसेट्रा। सीमा उन्होंने किस तरह से डिफाइन किया, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लेवल ऑफ कॉस्ट, फैक्टर्स की जिस वजह से लेवल ऑफ कॉस्ट है वो इन्फ्लुएंस होता है। ऑफन यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कॉस्ट ड्राइवर अलग से समझाया हुआ है, वहां पर हम इन डिटेल समझेंगे। टू डिनोट द फैक्टर व्हिच लिंक्स एक्टिविटी रिसोर्स कंजम्पशन टू प्रोडक्ट आउटपुट, फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स वुड बी अ कॉस्ट ड्राइवर फॉर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। प्रोक्योरमेंट कॉस्ट जो है, कितनी बार हम प्रोक्योर कर रहे हैं, वो परचेज ऑर्डर के बेसिस पर डिसाइड होगा। तो जितने ज्यादा हम परचेज ऑर्डर देंगे उस हिसाब से प्रोक्योरमेंट का कॉस्ट ज्यादा होगा, राइट। तो परचेज ऑर्डर इज अ कॉस्ट ड्राइवर फॉर द प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। एग्जांपल्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स आर नंबर ऑफ मशीन सेटअप्स, जितनी बार हम मशीन सेटअप करेंगे मशीन सेटअप कॉस्ट इन्फ्लुएंस होगा। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, आवर्स स्पेंट ऑन प्रोडक्ट इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ टेस्ट परफॉर्म एटसेट्रा, ये सारे कॉस्ट ड्राइवर हो सकते हैं, राइट, सिंपल। चलिए ये भी आपको पूछ सकते हैं। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, अलग अलग सेंटर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको कुछ काम दिया होता है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ये पैराग्राफ आप एक बार पढ़ सकते हैं। 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हमें दिए गए हैं, 4 टाइप्स डिवाइड किए हुए हैं, कॉस्ट सेंटर, देन रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर। कॉस्ट सेंटर से उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, कॉस्ट इनकर करना रहेगा। Cost center, the responsibility center which is held accountable for incurrence of cost which are under its control. The performance of this responsibility center is measured against predetermined standards or budgets. The cost centers are of 2 types. जो कॉस्ट सेंटर है उनको पहले से कुछ स्टैंडर्ड बजट्स दिए होंगे कि इस हिसाब से आपको कॉस्ट करना है, तो उसी के अंदर वो कॉस्ट इनकर करेंगे, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। 2 टाइप के
कॉस्ट सेंटर्स है, स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर एंड डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर। स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर में जो नॉर्मल प्रोसेसेस होती है वही सारे कॉस्ट इनकर किए जाएंगे, लाइक मटेरियल, लेबर वगैरह हो गया। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर में वो डिस्क्रिएशन के ऊपर होगा, डिसीजंस के ऊपर होगा, मार्केटिंग कितना करना है, R&D कितना करना है, वो सारी चीज। स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर, स्टैंडर्ड cost center where output is measurable and input required for the output can be specified based on a well established study, an estimate of a standard unit of input to produce a unit of output set। हमें जो आउटपुट चाहिए उसके लिए हमें कितना इनपुट यूज करना चाहिए वो सब कुछ हमें पता है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर में कवर अप होगा। द एक्चुअल cost of input is compared with the standard cost. Any deviation or variance in cost is measured and analyzed into controllable and uncontrollable cost। हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे उस हिसाब से एक्चुअल में कितना हुआ है वो हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे, और वेरिएंस कितना है एनालाइज करेंगे, जो हमने कॉस्ट कंट्रोल में भी डिस्कस किया आगे, राइट। और उसको हम डिवाइड करेंगे कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। जो भी वेरिएंसेस आए उसमें जो भी कॉस्ट, जो डिफरेंस वेरिएंस जो आए, राइट, उसमें से कितना कंट्रोलेबल था और कितना अनकंट्रोलेबल था। कंट्रोलेबल जो कंट्रोल हो सकता है, जो भी डिपार्टमेंट है उनके हाथ में था वो चीज कंट्रोल करना, अनकंट्रोलेबल उनके हाथ में नहीं था, तो वो डिवाइड करेंगे और कंट्रोलेबल को ट्राई करेंगे कि उसके ऊपर फोकस करें और कंट्रोलेबल कॉस्ट को हो सके उतना कंट्रोल किया जाए। The manager of the cost center is expected to comply with the standards and held responsible for adverse cost variance। अगर cost variance adverse है, right, ज्यादा cost हो गया तो उसके लिए वो responsible होंगे। The input output ratio for a standard cost center is clearly identifiable। कितना input डालेंगे तो कितना output मिलेगा, वो input output ratio हमें पता है, तो उस हिसाब से हम consider करेंगे, variance analysis करेंगे। Second, discretionary cost center। The cost center whose output cannot be measured in financial terms, thus input-output ratio cannot be defined। The cost of input is compared with allocated budget for the activity। Generally, discretionary cost center में जितना input डालोगे उतना output कितना मिलेगा वो पता नहीं होता है, right? तो वहां पर input-output ratio या फिर standards वगैरह काफी difficult हो सकता है, but budget के साथ compare कर सकते हैं कि हमने इतना budget दिया था उस हिसाब से हुआ है या नहीं। For example, discretionary cost centers are R&D, advertisement department, where output of these departments cannot be measured with certainty and correlated with cost incurred on inputs। मतलब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया तो इतना ही सेल्स होना चाहिए, वो कभी भी हम नहीं मान सकते हैं, राइट। या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी कि चलो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट किया तो हमें सक्सेस मिलनी ही चाहिए, वो कभी भी कंफर्मिटी के साथ हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ये डिस्क्रिशनरी कॉस्ट आरटीपी नवंबर 20 में दिया गया था। Then revenue centers, the responsibility centers which are accountable for generation of revenue for the entity। Sales department, for example, is responsible for achievement of sales target and revenue generation। जो revenue centers है उनका काम क्या होगा, revenue generate करना, तो sales department is an example of revenue centers। तो revenue centers do not have control on expenditure it incurs, but sometimes expenditure related with selling activities like commission to salesperson etc. are incurred by revenue centers। Generally revenue centers का काम नहीं होता कि वो कोई कॉस्ट इनकर करे, बट कई बार होता है कि वो उनके रेवेन्यू से रिलेटेड है तो उसके लिए वो कॉस्ट इनकर कर सकता है। लाइक कमीशन दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स पर्सन को अगर कमीशन दिया है तो वो रेवेन्यू सेंटर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Then profit centers, these are the responsibility centers which have both responsibility of generation of revenue and incurrence of expenditures। profit centers है तो प्रॉफिट किस तरह से आता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, तो प्रॉफिट सेंटर से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही होगी, रेवेन्यू भी जनरेट करना और एक्सपेंडिचर भी इनकर करना। Since managers of profit centers are accountable for both cost as well as revenue, profitability is the basis for measurement of performance of these responsibility centers। तो प्रॉफिटेबिलिटी सेंटर, प्रॉफिट सेंटर से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, टू जनरेट प्रॉफिट, राइट। अगर वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। एग्जांपल्स ऑफ प्रॉफिट सेंटर्स आर डिसेंट्रलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन की जो ब्रांचेस डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब ब्रांचेस है वो अपने आप काम करती है, अपने आप प्रॉफिट अर्न करती है, तो उसके लिए वो प्रॉफिट सेंटर बन जाएगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी प्रॉफिट अर्न करना। Investment centers, these are the responsibility centers which are not only responsible for profitability but have the authority to make capital investment decisions। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वेस्टमेंट सेंटर्स है, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इन्वेस्टमेंट्स करना,
राइट। इन्वेस्टमेंट्स मैक्सिमम अच्छे इन्वेस्टमेंट्स करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। द परफॉर्मेंस ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स आर मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिसाइड्स प्रॉफिट। प्रॉफिट के साथ साथ आरओआई कितना हुआ वो भी कंसिडर करेंगे। एग्जांपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सेंटर्स आर महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न कंपनीज ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न कंपनीज है वो इन्वेस्टमेंट सेंटर्स है, वो इन्वेस्टमेंट करती रहती है, तो वो इन्वेस्टमेंट सेंटर्स के एग्जाम्पल बन जाएंगे। ये भी आरटीपी नवंबर 20 में दिया हुआ है, राइट। इन्वेस्टमेंट सेंटर्स। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स कितने हैं? 4 है। कॉस्ट सेंटर्स, उनके अंदर 2 सब पार्ट्स भी है, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर रेवेन्यू सेंटर, थर्ड प्रॉफिट सेंटर एंड फोर्थ है वो इन्वेस्टमेंट सेंटर्स है। उसके जो एग्जांपल्स है वो भी आपको अलग से पूछ सकते हैं, तो ये अच्छे से करिएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एक बार पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, देन लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग बेनिफिशियल है बट उनकी भी कुछ लिमिटेशंस रहेगी। वो क्या है? Expensive. It is expensive because analysis, allocation and absorption of overheads requires considerable amount of additional work and hence additional money. Cost accounting है वो खुद expensive, costly है, right? क्योंकि वो कोई भी ऐसे ही तो नहीं कर देगा, उसके लिए भी टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए भी अलग से पर्सन लगेंगे, स्किल सेट लगेगा, राइट। तो उसके लिए वो एक्सपेंसिव बन जाएगा। अलोकेशन, एनालिसिस वगैरह काफी एक्सपेंसिव चीजें हैं। Requirement of reconciliation. The results shown by cost account differ from those shown by financial account. Thus, preparation of reconciliation statement is necessary to verify their accuracy. Integrated और नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम अगर हम फॉलो करते हैं, राइट, तो नॉन इंटीग्रेटेड में कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग अलग बनाते हैं, तो उसमें रिकंसिलिएशन की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, राइट। तो वो रिकंसिलिएशन बनाना ज्यादा एफर्ट्स, अलग से एफर्ट्स लगेंगे, तो वो एक लिमिटेशन बन जाएगी। Duplication of work. It involves duplication of work as organization has to maintain 2 sets of accounts, that is financial and cost accounts. इसमें duplication होता है, एक ही चीज आपको 2 बार करनी पड़ती है, राइट। तो वो लिमिटेशन बन जाएगी। समझ में आ रहा है ना, राइट। तो 3 लिमिटेशन है, एक एक्सपेंसिव, दूसरा रिक्वायरमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन एंड थर्ड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। सिंपल है, आपको याद रह जाएगा और याद रखना भी है, और ये आरटीपी नवंबर 21 में दिया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, अब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। जो भी कॉस्ट है, वेरियस कॉस्ट है, उनको क्लासिफाई किया हुआ है, उसके क्लासिफिकेशन हमें समझने रहेंगे। चलिए, तो वो क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से, 6 अलग अलग तरीके से किए गए हैं। सबसे पहले बाय नेचर और एलिमेंट है, उसमें मटेरियल कॉस्ट, जो कॉस्ट है उसका मटेरियल, एम्प्लॉय और अदर एक्सपेंसेस में कवर अप किया गया है। मटेरियल में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एम्प्लॉय में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अदर एक्सपेंस में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और वो सारे ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, राइट। उन सभी को क्या कहेंगे? ओवरहेड्स। उसको प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में डिवाइड किया हुआ है, राइट। ये सारे ही अपने अपने खुद के चैप्टर्स है। मटेरियल सेकंड चैप्टर है, एम्प्लॉय का थर्ड चैप्टर है, और ओवरहेड्स का फोर्थ चैप्टर है, राइट। और ये सब कुछ हम कॉस्ट शीट में भी कवर अप करते हैं, राइट। आपने ये पढ़ा भी होगा, आपको ये पता भी होगा। हाँ, आपको एक बार पढ़ सकते हैं, इसमें से कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है, ये सारी चीजें हम बाकी आगे के चैप्टर्स में कवर अप करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पर ये अभी नहीं समझा रहा हूँ, आप एक बार पढ़ सकते हैं। चलिए, देन पेज नंबर 1.23 पर बाय फंक्शंस है, उसमें भी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड R&D कॉस्ट एटसेट्रा, राइट। ये सारी जो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है, डायरेक्ट कॉस्ट को हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। देन उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स आएगा, राइट। फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस आ सकते हैं, उससे फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट मिलेगा। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स होंगे, राइट। उससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो सारी चीजें मिलेगी। ये भी कॉस्ट शीट के अंदर कवर हो जाएगा। देन बाय वेरिएबिलिटी और बिहेवियर, राइट। फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल एक्सपेंस जो है वो कवर अप करते हैं। ये आरटीपी में 21 में दिया हुआ क्वेश्चन है, बाय वेरिएबिलिटी और बिहेवियर, राइट। ये भी सिंपल है, आपको पता ही है फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल क्या है, फटाफट देख लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट आर द कॉस्ट व्हिच आर इनकर्ड फॉर अ पीरियड एंड व्हिच विद इन सर्टेन आउटपुट एंड टर्नओवर लिमिट्स टेंड्स टू बी अनअफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी, आउटपुट और
टर्नओवर। ये जनरली कोई फिक्स्ड पीरियड के लिए इनकर किया जाता है, राइट, या फिर कोई लिमिट के लिए किया जाता है। इसमें एक्टिविटी लेवल चेंज होने से एक्सपेंस चेंज नहीं होगा। They do not tend to increase or decrease with the changes in output. For example, rent, insurance of factory building, etc. remains the same for different levels of production. Right? ये सारी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है, ग्राफ ठीक है। Variable cost, this cost tends to vary with the volume of activity. Any increase in the activity result in an increase in the variable cost and vice versa. For example, cost of direct material, cost of direct labor, etc. Variable cost है वो activity level से vary होगा, change होता रहेगा। Semi-variable cost, this cost contain both fixed and variable components and are thus partly affected by fluctuations in the level of activity. Examples of semi-variable cost are telephone bills, gas, electricity, etc. Such costs are depicted graphically. Semi-variable हो गए, उसमें कुछ हद तक वो फिक्स रहेंगे, फिर वो वेरिएबल होंगे, कुछ हद तक वो फिक्स रहेंगे, फिर वो वेरिएबल होते रहेंगे, राइट। जैसे कि टेलीफोन बिल है तो उसमें मिनिमम बिल आता ही है। फॉर एग्जांपल अगर वो 250 रुपीज है तो आप कोई भी फोन करो या ना करो 250 रुपीज आएंगे। बट अगर कुछ लिमिट है, उनसे ज्यादा अगर फोन कर लिए तो वो फिर कॉस्ट बढ़ जाएगा, तब वो वेरिएबल हो जाएगा, राइट। इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी ऐसा है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करें या फिर ना करें, मिनिमम बिल तो आएगा ही, तो उसे कंसिडर करना रहेगा, उसे सेमी वेरिएबल एक्सपेंस कह सकते। चलिए उसका ग्राफ दिया है, ठीक है, राइट। इनको जो भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है उसमें फिक्स्ड और वेरिएबल का कितना प्रोपोर्शन है उसको फाइंड करने के लिए यहाँ पर वेरियस मेथड्स दी गई है, बट ये मेथड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से पूछने के चांसेस नहीं है और ये काफी डिफिकल्ट भी हो जाएगी समझने के लिए। इसमें से हम एक ही मेथड यूज करते हैं, ये जो कंपैरिजन वाला है ना, कंपैरिजन बाय पीरियड और लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड, वो हम जनरली यूज करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपने किया होगा, राइट, तो ये मेथड हम यूज करते हैं। आप ये एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हमने ये क्वेश्चंस में किया हुआ है, बाकी हम आगे जब प्रैक्टिकल करेंगे उसमें ये कवर अप करेंगे। चलिए आ जाइए पेज नंबर 1.28 पर। यहां पर है बाय कंट्रोलेबिलिटी, कौन से कॉस्ट हम कंट्रोल कर पाएंगे और कौन से नहीं, उसके हिसाब से यहां पर दिए गए हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट हियर आर मे बी क्लासिफाइड इनटू कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। ये आरटीपी में 21 में दिया हुआ क्वेश्चन है। कंट्रोलेबल कॉस्ट दैट कैन बी कंट्रोल्ड टिपिकली बाय कॉस्ट profit or investment centers manager is called controllable cost. Controllable cost incurred in a particular responsibility center can be influenced by the action of the manager heading the responsibility center. जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का हेड है उसके हाथ में है, उसके कंट्रोल में है, तो उस कॉस्ट को कंट्रोलेबल कॉस्ट कहा जाएगा। ये कौन से 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में पॉसिबल है? कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर। For example, direct cost comprising direct labor, direct material, direct expense, some of the overheads are generally controlled by the shop floor supervisor or the factory manager. Simple. Uncontrollable cost which cannot be influenced by the action of a specified member of an undertaking are known as uncontrollable cost. For example, expenditure incurred by, say, the tool room is controllable by the foreman in charge of the section, but the share of tool room expenditure which is a portion to a machine shop is not controlled by the machine shop foreman. यहाँ पर जो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज देखा गया है कि वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हाथ में वो था या नहीं। अगर वो किसी और डिपार्टमेंट की वजह से भी वो एक्सपेंस बढ़ गया है तो उसे भी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कहा जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, राइट, कि जिसका एक्सपेंडिचर वो बढ़ा है। अगर उसके हाथ में नहीं था तो वो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है। बाकी हम क्या समझते थे अनकंट्रोलेबल कॉस्ट? जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से था। बट यहाँ पर जो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है वो कौन सा है कि जो दूसरे डिपार्टमेंट की वजह से भी हमारा कॉस्ट बढ़ रहा है तो उसे भी हम अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कहेंगे, राइट। ये आरटीपी में 21 में दिया गया है, सिंपल है। चलिए, distinction between controllable cost and uncontrollable cost. The distinction between controllable and uncontrollable cost is not very prominent and is sometimes left to individual judgment. Right? किससे controllable कहना, किससे uncontrollable कहना, वो judgment के basis पर कह सकते हैं। In fact, no cost is uncontrollable. It is only in relation to a particular individual that we may specify a particular cost to be either controllable or uncontrollable. काफी वाहियात सा डिफरेंस दिया हुआ है कि वो जजमेंट के बेसिस पर है, वो सिर्फ सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि अनकंट्रोलेबल था, बाकी कोई भी कॉस्ट अनकंट्रोलेबल नहीं होता।
चलिए, ये आरटीपी में 22 में सिर्फ डिस्टिंक्शन दिया है और इतना ही पैराग्राफ का आंसर दिया हुआ है। सिर्फ इतना पूछना जनरली नहीं पूछेंगे क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, तो साथ में कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल पूछ ही लेंगे। चलिए, बाय नॉर्मलिटी, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कॉस्ट, इट इज द कॉस्ट विच नॉर्मली इनकर्ड एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट अंडर द कंडीशन इन विच दैट लेवल ऑफ आउटपुट इज नॉर्मली अटेन्ड। नॉर्मली क्या कॉस्ट हो सकता है, नॉर्मल सिचुएशन में क्या कॉस्ट हो सकता है, वो नॉर्मल कॉस्ट कवर अप करेंगे। एबनॉर्मल कॉस्ट, इट इज द कॉस्ट विच इज नॉट नॉर्मली इनकर्ड एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट इन द कंडीशन in which that level of output is normally attained. It is charged to costing P&L account. Abnormal cost जो सोचा नहीं था, जो नॉर्मल नहीं है, वो सारे ही एबनॉर्मल कॉस्ट होंगे। एबनॉर्मल लॉसेस वगैरह है तो वो एबनॉर्मल कॉस्ट है, वो कॉस्टिंग P&L में चार्ज होते हैं। राइट, सिंपल। चलिए, बाय कॉस्ट यूज्ड इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें वेरियस कॉस्ट दिए हुए हैं और इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं या फिर आपको आइडेंटिफाई करना, ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं, उसके एग्जांपल्स पूछ सकते हैं। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, कॉस्ट विच इज कंप्यूटेड इन एडवांस बिफोर प्रोडक्शन और ऑपरेशन स्टार्ट्स on the basis of specification of all the factors affecting cost is known as predetermined cost. एक्चुअल में जो प्रोडक्शन है या सर्विसेज वगैरह है, ऑपरेशंस है, वो स्टार्ट होने से पहले ही क्या कॉस्ट होंगे वो हम आइडेंटिफाई करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, तो वो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट कहा जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट, अ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंट ऑपरेशन एंड द रिलेवेंट नेसेसरी एक्सपेंडिचर। इट मे बी यूज्ड एज अ बेसिस ऑफ प्राइस फिक्सेशन फॉर कॉस्ट कंट्रोल थ्रू वेरिएंस एनालिसिस। स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, बट उसमें हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि हमें मैक्सिमम कॉस्ट कितना होना चाहिए, वो हमारे हिसाब से जो सेट करेंगे वो स्टैंडर्ड कॉस्ट बन जाएगा। राइट, देन marginal cost, the amount at any given volume of output by which aggregate cost increases if the volume of output is increased or decreased by 1 unit। एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से या फिर ना बनाने से जो कॉस्ट बढ़ेगा या कम होगा, राइट, उससे मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे। मार्जिनल कॉस्ट अपने आप में पूरा एक चैप्टर है, राइट, चैप्टर 14, अगर वो आपने समझा तो आपको पता होगा। इवन ये इकोनॉमिक्स में भी आपने साथ पढ़ा होगा। Then estimated cost, Kohler defines estimated cost as the expected cost of manufacture or acquisition, often in terms of a unit of product computed on the basis of information available in advance of actual production or purchase। पहले से हमें पता है कि कितना मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपेंस होगा या परचेस करने का एक्सपेंडिचर होगा, उसे एक्सपेक्टेड कॉस्ट कहेंगे। एस्टिमेटेड कॉस्ट आर प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट सिंस दे रेफर टू प्रेडिक्शन ऑफ कॉस्ट। Differential cost, incremental or decremental cost, it represents the change, increase or decrease in total cost, variable as well as fixed, due to change in activity level, technology, process or method of production, etc. For example, if any change is proposed in the existing level or in existing method of production, the increase or decrease in total cost or in specific element of cost as a result of this decision will be known as incremental or decremental cost। अगर कोई हम डिसीजन, कोई ऑप्शन अगर चूज करते हैं तो उससे इंक्रीज या फिर डिक्रीज क्या होगा, कॉस्ट कितना बढ़ेगा या कितना कम होगा, वो है यहां पर हम कवर अप करेंगे एज इंक्रीमेंटल या फिर डिक्रीमेंटल कॉस्ट या फिर एज ए डिफरेंशियल कॉस्ट। दो अलग अलग ऑप्शन से उसका डिफरेंशियल कॉस्ट क्या है वो कंसिडर करेंगे। ये डिसीजन मेकिंग में ज्यादा यूज होता है। Imputed cost, this cost are notional cost which do not involve any cost outlay। ये नोशनल कॉस्ट है, एक्चुअल में कॉस्ट कैश आउटफ्लो कुछ भी नहीं होगा, एक्चुअल में हमें कोई भी पेमेंट नहीं करना होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, payment for which is not actually made is an example of imputed cost। This cost are similar to opportunity cost। जो opportunity cost है उसके similar ही है, notional cost, imputed cost या फिर opportunity cost, तीनों ही same रहेंगे। Capitalized cost, these are costs which are initially recorded as asset and subsequently treated as expenses। Example, installation expense on the erection of a machine are added to the cost of machine। कैपिटलाइज्ड कॉस्ट को हम कैपिटलाइज करते हैं, जनरली फिक्स्ड कॉस्ट ऐसा रहेगा और वो फिर पीरियडिकली हम थोड़ा थोड़ा कॉस्ट है वो एज एक्सपेंस आउट करेंगे एज अ डेप्रिसिएशन। Then product cost, these are the costs which are associated with purchase and sale of goods। In case of a merchandise inventory, in the production scenario, such costs are associated with acquisition and conversion of materials and all other manufacturing inputs into finished products for sale। Hence, under marginal costing, variable manufacturing cost, and under absorption costing, total manufacturing cost, variable and fixed, constitute inventoriable और product cost। Product बनाने के लिए जो भी expenditure हुआ है, right?
परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, राइट, उसे हम प्रोडक्ट कॉस्ट कंसिडर करेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग होगा तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट, और अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो वेरिएबल एंड फिक्स्ड टोटल कॉस्ट होगा, वो प्रोडक्ट कॉस्ट बन जाएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दिस कॉस्ट रिफर टू द वैल्यू ऑफ sacrificed made or benefit of opportunity foregone in accepting an alternative course of action। कुछ एक अल्टरनेटिव हमने चूज किया, इसलिए दूसरा जो भी बेनिफिट था उसे हमें भूलना पड़ा, राइट, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, अ फर्म फाइनेंसिंग इट्स एक्सपांशन प्लान बाय विड्रॉइंग मनी फ्रॉम इट्स बैंक डिपॉजिट्स, in such a case the loss of interest on the bank deposit is the opportunity cost for carrying out the expansion plan। एक्सपांशन कर रहे तो उसके लिए हमने जो बैंक में से विड्रॉ कर लिया फिक्स डिपॉजिट, राइट, तो वो उसके लिए जो इंटरेस्ट लॉस है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, बट उसका सामने में बेनिफिट मिलेगा जो भी एक्सपांशन प्लान है उसका। डिसीजन मेकिंग में हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी कंसिडर करना रहेगा। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, इट इज द पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट विच इन्वॉल्व्स कैश आउटफ्लो। This cost concept is a short-run concept and is used in decision relating to fixation of selling price in recession, make or buy, etc. Out-of-pocket cost can be avoided or saved if particular proposal under consideration is not accepted। ये टोटल कॉस्ट का पार्ट है जिसमें एक्चुअल में कैश आउटफ्लो होगा, उसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कह सकते हैं। मोस्ट ऑफ द कॉस्ट वुड बी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। Shutdown cost, those costs which continue to be incurred even when a plant is temporarily shut down, for example rent, rates, depreciation, etc. प्लांट बंद है फिर भी एक्सपेंसेस इनकर करने ही पड़ेंगे, शटडाउन कॉस्ट रहेगा, ये मिनिमम कॉस्ट है वो इनकर करना रहेगा, रेंट, रेट्स, डेप्रिसिएशन एटसेट्रा। दिस कॉस्ट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड with the closure of the plant. In other words, all fixed costs which cannot be avoided during the temporary closure of a plant will be known as shutdown cost। जो कुछ fixed cost रहेंगे वो तो हमें इनकर करने ही पड़ेंगे, उसे shutdown cost कहेंगे। Sunk cost, historical costs incurred in the past are known as sunk cost। They play no role in decision making in the current period। For example, in the case of a decision relating to the replacement of a machine, the written down value of the existing machine is a sunk cost and therefore not considered। जो already historically expense हमने कर दिया है वो अब हमारे लिए कुछ काम का नहीं है, वो हो गया, उसे अब सोचने की बात नहीं, वो sunk cost कहलाया जाएगा, वो decision making के लिए relevant नहीं है। Absolute cost, this cost refer to the cost of any product, process or unit in its totality। When costs are presented in a statement form, various cost components may be shown in absolute amount or as a percentage of total cost or as per unit cost or altogether। Here the cost depicted in absolute amount may be called absolute cost and are base cost on which further analysis and decisions are made। Absolute cost, absolute amount में अगर हम कोई भी cost present कर रहे हैं तो उसे absolute cost कहा जाएगा। Discretionary costs, such costs are not tied to a clear cause and effect relationship between inputs and outputs। इनपुट जितना दिया उतना आउटपुट मिलना ही चाहिए, वो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप डिस्क्रिशनरी कॉस्ट में पॉसिबल नहीं है, हमने वो डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर के साथ भी डिस्कस किया था। They usually arise from periodic decision regarding the maximum outlay to be incurred। Examples include advertising, public relation, executive training, etc। Simple, चलिए। Period cost, these are the costs which are not assigned to the product but are charged as expense against the revenue of the period in which they are incurred। All non-manufacturing costs such as general and administrative expenses, selling and distribution expenses are recognized as a period cost। किसी particular period के लिए कोई भी expenditure cost incur किया जाता है तो उसे period cost कहेंगे, selling, distribution, administration, etc। Engineered costs, these are costs that result specifically from a clear cause and effect relationship between inputs and outputs। The relationship is usually personally observable। Example of inputs are direct material cost, direct labor cost, etc। Examples of outputs are cars, computers, etc। इनपुट और आउटपुट के बीच रिलेशन होगा कॉज इफेक्ट रिलेशन, इतना इनपुट दिया तो इतना आउटपुट मिलना ही चाहिए, राइट, वो engineered cost कहलाया जाएगा। मटेरियल, लेबर एटसेट्रा कॉस्ट है वो engineered cost है। Explicit cost, this costs are also known as out of pocket cost and refer cost involving immediate payment of cash। Salaries, wages, postage and telegram printing, stationery, interest on loan, etc. are some examples of explicit cost involving immediate cash payment। जिसमें cash payment किया जाएगा, immediate payment of cash, वो explicit cost। Implicit cost, this cost do not involve any immediate cash payment। They are not recorded in the books of account। They are also known as economic cost। Simple, implicit है वो एक्चुअल में कैश पेमेंट नहीं होगी।
राइट। तो ये सारे ही कॉस्ट के वेरियस टाइप्स थे जो डिसीजन मेकिंग के लिए रिलेवेंट है। इसमें से आपको एग्जांपल्स, डेफिनेशंस पूछ सकते हैं, राइट। इंपॉर्टेंट है, और ऐसा भी नहीं है कि एक कॉस्ट है वो सिर्फ एक ही कैटेगरी में कवर अप हो सकता है, वो मोर देन वन कैटेगरी में कवर अप हो सकता है, तो उस हिसाब से समझ, राइट। देन मेथड ऑफ कॉस्टिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ कॉस्टिंग हम वेरियस वे में वेरियस मेथड्स को यूज करके कॉस्टिंग करते हैं। जिस तरह से हमारी इंडस्ट्री है, जिस तरह से हमारा बिजनेस है, उस हिसाब से हमें मेथड डिसाइड करनी रहेगी, और ये हर एक मेथड आपका अलग इंडिविजुअल चैप्टर है। Single or output costing. Under this method, the cost of product is ascertained, the product being the only one product like bricks, coals, etc. Single और output costing, एक यूनिट वाइज हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसका कॉस्ट कितना है, राइट। उसमें जितना प्रोडक्ट हुआ उससे हम इंडिविजुअल यूनिट वाइज कंसिडर कर पाएंगे, उसे यूनिट कॉस्टिंग भी कहते हैं, जो आपके चैप्टर 8 में कवर अप होता है। Batch costing. This method is the extension of a job costing. A batch may represent a number of small orders passed through the factory in batch. Each batch here is treated as a unit of cost and thus separately costed. Batch costing में एक batch बनाने के लिए कितना कॉस्ट हुआ, एक batch को पढ़ाने में कितना कॉस्ट हुआ, वो batch costing कहलाया जाएगा, जो भी चैप्टर 8 में कवर अप होता है। Here cost per unit is determined by dividing the cost of the batch by the number of units produced in the बैच। और फिर उस बैच में भी हमें अगर यूनिट कॉस्ट फाइंड करना है तो कर सकते हैं। पहले बैच कॉस्ट फाइंड करेंगे और उसके बाद उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमें यूनिट कॉस्ट पता चल जाएगा। Job costing. Under this method of costing, cost of each job is ascertained separately. It is suitable in all cases where work is undertaken on receiving a customer's order like a printing press, motor, workshop, etc. Job costing वो पर्टिकुलर जॉब के लिए होगा, एक आपको ऑर्डर मिला होगा उसके लिए आप करेंगे, तो उसका कितना एक्सपेंस हुआ वो आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। तो वो जॉब कॉस्टिंग के लिए कवर अप होगा, जैसे प्रिंटिंग प्रेस है, मोटर वर्कशॉप है, एक्सेट्रा। Contract costing. Under this method, the cost of each contract is ascertained separately. It is suitable for firms engaged in the construction of bridge, road, building, etc. Specific contract का कितना expense हुआ वो इनका हम identify करेंगे, लाइक ब्रिज, रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन का कितना एक्सपेंस हुआ। जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग चैप्टर 9 में कवर अप होता है। Process costing. Under this method, the cost of completion of each stage of work is ascertained, like cost of making pulp and cost of making paper from pulp. In mechanical operation, the cost of each operation may be ascertained separately. The name given is operation costing. प्रोसेस कॉस्टिंग या फिर ऑपरेशन कॉस्टिंग, उसमें एक स्टेजेस वाइज होंगे, प्रोसेसेस होंगी, मोर देन वन प्रोसेस होगी और फिर हमें फाइनल आउटपुट मिलेगा, जिसे प्रोसेस कॉस्टिंग करेंगे। ये चैप्टर 10 में कवर अप होता है। Operating costing, it is used in the case of a concern rendering services like transport, supply of water, retail trade, etc. सर्विस अगर प्रोवाइड करेंगे तो उसका कॉस्टिंग किस तरह से होगा, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के हिसाब से चैप्टर 12 में कवर अप होता है, राइट। तो ये सारे ही आपके चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, बट ये काफी इंपॉर्टेंट है, 3 बार तो एटलीस्ट पूछा गया है इसमें से क्वेश्चन। इसमें वो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग सीधा ही थ्योरी क्वेश्चन पूछ देते हैं, कई बार वो एग्जांपल्स देते हैं, तो वो एग्जांपल कौन सी मेथड का है वो देना होता है, या फिर मेथड दी है तो उसके एग्जांपल्स देने हो, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। Multiple costing, it is a combination of 2 or more methods of costing outlined above. Suppose a firm manufactures bicycles including its components. The parts will be costed by the system of job or batch costing, but the cost of assembling the bicycle will be computed by single or output costing method. The whole system of costing is known as multiple costing. Multiple costing में more than one method use की जाएगी, right? क्योंकि उसकी requirement अलग-अलग होगी, तो वहां पर मल्टीपल कॉस्टिंग यूज किया जाएगा, राइट। तो वेरियस मेथड्स है, राइट। कौन से है, एक तो सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग, जिसे यूनिट कॉस्टिंग भी कहा जा सकता है, देन बैच कॉस्टिंग, देन जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एंड मल्टीपल कॉस्टिंग। 7 मेथड्स हैं, राइट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर उसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग है, उसके लिए हम वेरियस टेक्निक्स भी यूज कर सकते हैं, मतलब मेथड है वो हमारे इंडस्ट्री या बिजनेस के हिसाब से होगी, और टेक्निक हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सकती है कि कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं। टेक्निक मोर देन वन भी हम यूज कर सकते हैं, टेक्निक में से भी कुछ है वो आपके चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन बन जाएंगे। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, व्हेन अ नंबर ऑफ फर्म्स इन इंडस्ट्री एग्री अमंग देमसेल्व्स टू फॉलो द सेम सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग इन डिटेल, adopting common terminology for various items of process
दे आर सेड टू फॉलो सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। पूरी इंडस्ट्री डिसाइड करे कि हम इस तरह से कॉस्टिंग करेंगे तो उसे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कह सकते हैं। Advantages of such system: a comparison of the performance of each of the firms can be made with that of another or with the average performance in the industry. इंडस्ट्री का एवरेज परफॉर्मेंस और कंपैरिजन काफी इजी हो जाएगा। Under such a system, it is also possible to determine the cost of production of goods with a true, which is true for the industry as a whole. It is found useful when tax relief or a protection is sought from the government. अगर पूरी ही इंडस्ट्री को कोई बेनिफिट चाहिए, राइट, टैक्स रिलीफ वगैरह चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ प्रपोज करना है, तो वहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल हो सकता है। ये आपको अलग से भी एडवांटेज पूछ सकते हैं। Then marginal costing, it is defined as the ascertainment of marginal cost by differentiating between fixed and variable cost. It is used to ascertain effect of changes in volume or type of output on profit. इसमें हम फिक्स्ड और वेरिएबल को अलग करेंगे और वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर फोकस करेंगे। ये मार्जिनल कॉस्टिंग है, पूरा ही चैप्टर 14 में कवर अप होता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, ये हमने कॉस्ट कंट्रोल में भी समझा और ये आपका चैप्टर 13 भी है। इन दिस नेम गिवन the technique whereby standard costs are predetermined and subsequently compared with the recorded actual cost. It is thus a technique of cost ascertainment and cost control. This technique may be used in conjunction with any method of costing. However, it is especially suitable where the manufacturing method involves production of a standardized goods of repetitive nature. Standardized cost, standard costing है जहां पर स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, वहां पर स्टैंडर्ड कॉस्ट पॉसिबल है। चोक कॉस्टिंग में कस्टमाइजेशन होगा तो वहां पर स्टैंडर्ड कॉस्ट इतनी बेनिफिशियल नहीं रहेगी, राइट। वो चैप्टर 13 में कवर अप होगा। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, इट इज असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड। दिस टाइप ऑफ कॉस्टिंग हैज लिमिटेड यूटिलिटी। हिस्टोरिकल जो ऑलरेडी हो चुका है उससे हम टेक्निक यूज करेंगे। पोस्ट कॉस्टिंग, इट मींस असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट आफ्टर प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड। प्रोडक्शन हो गया उसके बाद हम डिटरमाइन करेंगे कॉस्ट। कंटिन्यूअस कॉस्टिंग, कॉस्ट इज ascertained as soon as the job is completed or even when the job is in progress. जॉब जब इन प्रोग्रेस है तब हम रिकॉर्ड करेंगे। कंटिन्यूअस प्रोसेस भी रहता है, कंटिन्यूअस अकाउंटिंग। जनरली हिस्टोरिकल कॉस्ट हम यूज करते ही है। And last, absorption costing, it is the practice of charging all costs, both variable and fixed, to operation process products. This differs from marginal costing where fixed costs are excluded. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों ही यूज किए जाते हैं और हमारा पूरा कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पर ही चलता है। तो हमारी 5 टेक्निक्स है: यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, राइट। ये भी एक बार पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा चैप्टर 1 का रिवीजन। होप आपको ये समझ में आया होगा। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड कमेंट अगर आपको कुछ भी डाउट है, सजेशन, रिव्यूज है, आपको कोई वीडियो डिटेल में चाहिए तो भी आप बता सकते हैं। एंड सब्सक्राइब द चैनल और हम नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में चैप्टर 2 कवर अप करेंगे। थैंक यू सो मच।